बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अब तो ये लम्हा और ये जो है ना, वो बात करते हुए भी मुझे भी शर्म आती है कि आप लोग उम्मीद से होंगे और खुशबाश होंगे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल जो है वो कुछ इस वक्त नज़र तो नहीं आ रही। बहरहाल आप सभी को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। ख़वातीनो हज़रात, सूरत हाल कुछ यूँ है कि कल रात को जब आज सुबह हमारी जो है वो आंख खुली तो साथ ही ये ख़बर मिली कि 458 रुपये जो है वो फ़ी लीटर पेट्रोल हो चुका है, और इसके साथ साथ डीज़ल की प्राइसेस भी बढ़ चुकी हैं, और हाई ऑक्टेन या सुपर फ्यूल वो तो ऑलरेडी महंगा था ही था। इस पर मुख्तलिफ़ लोगों की राय है, लेकिन अगर आप लोग सोशल मीडिया इस वक्त देखें तो वो भरा हुआ है हुकूमत को तनकीद करने के हवाले से, और साथ ही साथ ये ज़िक्र करने के हवाले से कि पाकिस्तान में ये जो मामला खुला है और इसके बाद अब जो सूरत हाल पैदा होगी, पेट्रोल प्राइसेस तो कल रात को महंगी हो गई हैं ऑलरेडी। इसका नाजिश हम लोग देख चुके हैं कि एक हफ़्ते पहले 2 हफ़्ते पहले जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ी थी 55 रुपये, तो उसके बाद से जो सूरत हाल थी कि हर चीज़ महंगी हो गई थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दूध, अंडा, मुर्गी, ठीक है, सब्ज़ियाँ, डेली के आइटम्स जितनी भी हैं, और उसके अलावा जो भी चीज़ है हमें तो मौका चाहिए होता है कि उसके साथ एडजस्ट करने के फ्यूल प्राइस के। तो अब आप खुद सोचें कि 100 रुपये से ज़्यादा जब कीमत बढ़ी है तो इसके आफ्टर शॉक्स किस किस्म के आएंगे। एक छोटा सा कंपैरिजन है जो मैं करना चाहूँगा प्रोग्राम के शुरू में ही, फिर हम लोग अपने आज के पहले सेगमेंट की तरफ पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कुछ यूँ है कि आप लोगों ने सुना होगा पिछले 4 महीने से 5 महीने से हम लोग चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को भी बता रहे हैं और ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान बहुत मजबूत हुआ है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो दुनिया उसको सराह रही है। उसकी जो आमदोरफ्त मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से जो पाकिस्तान में फ़ॉरेन मिनिस्टर्स या यहाँ पर जो लोग विज़िट के लिए आ रहे हैं, बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, वो सूरत हाल से कहीं हद तक ये बात जो है वो जायज़ तो करार दी जा सकती है कि डिप्लोमेटिकली और फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के लिहाज से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ किया। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ की जब से सिचुएशन बंद हुई है, पाकिस्तान अपनी आवाम के सामने, वज़ीर आज़म साहब हों या पाकिस्तान के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सब आकर बरमला इस बात का इजहार करते हैं और अपने आप को शाबाशी खुद भी देते हैं और हमसे भी ज़बरदस्ती की शाबाशी लेते हैं, और ये कहते हैं कि फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है, डिप्लोमेटिकली इतना हम लोग स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ से सिर्फ पाकिस्तानी जहाज़ गुजरने दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों का कंपैरिजन था कि पिछली दफ़ा भी जब प्राइसेस बढ़ी थी तो उस वक्त पाकिस्तान के पास ऑलरेडी जो फ्यूल मौजूद था उसके ऊपर प्राइसेस बढ़ाई गई थी, जिसका हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको लॉजिकली प्रूव किया कि नहीं, और आलमी मार्केट में जब कीमतें बढ़ रही हैं यहाँ पर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना कर ले, इसलिए हमने भी कीमतें जो है वो बढ़ाई हैं। अगर पेट्रोल सस्ता होता उसको बचा लिया जाता और फिर आवाम को महंगे दामों पेट्रोल मालकान जो है पंप के मालकान वो बेचते। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि पूरी कौम से शाबाशियाँ वसूल इस बात पे की जा रही हैं कि पाकिस्तानी जहाज़ गुजरने दिए जा रहे हैं, जबकि असल में अगर पाकिस्तानी जहाज़ गुजरने दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान को ये लिवरेज मिली हुई है कि वो जंग से उस तरीके से इफ़ेक्ट पेट्रोल के मामले में नहीं हो रहा, तो आवाम पर इतना ज़्यादा बोझ क्यों डाला जा रहा है। और जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखें तो पाकिस्तान से अच्छे तो पाकिस्तान के बकौल किसी और के ताल्लुकात हैं नहीं, और हमारा मुल्क जो पड़ोसी है भारत, और फिर जो हमारा एक और पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, वो पेट्रोल की प्राइसेस वहाँ पर क्या हैं ये आज देखकर बहसीत कौम जो है वो भी शर्मिंदा हुआ मैं, ठीक है, और बहसीत पाकिस्तानी भी शर्मिंदा हुआ। वो किस वजह से कि भारत के अंदर इस वक्त मिनिमम पेट्रोल प्राइस जो है मुख्तलिफ स्टेट्स के लिहाज से उधर पेट्रोल प्राइसेस हैं, लेकिन पाकिस्तानी रुपये के लिहाज से मिनिमम पेट्रोल प्राइस आज अप्रैल 3 के मुताबिक 282 रुपीज़ पाकिस्तानी, और मैक्सिमम भारत के अंदर 315 रुपये पाकिस्तानी पेट्रोल जो है वो बेचा जा रहा है। और बांग्लादेश, जिसको आप और मैं आम ज़बान में कहते थे कि ये तो 2 टके का बंदा नहीं है, ये नहीं, क्योंकि टका को हम लोग कोई अहमियत नहीं देते थे। आज टका आपके पाकिस्तानी जो है ना, जिस लिहाज से वो खड़ा हुआ है उसकी मजबूती है कि इस वक्त टका में 116 से 120 टका के दरमियान जो है वो पेट्रोल बेचा जा रहा है, और 100 रुपया डीज़ल जो है, 100 रुपया टका डीज़ल जो है पर लीटर वो बेचा जा रहा है। पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो जो 120 टका यानी कि मैक्सिमम जो वहाँ पर पेट्रोल बेचा जा रहा है वो पाकिस्तान में इस वक्त के मुताबिक जो है वो 272 रुपीज़ है। तो आप ये अंदाज़ा ख़ुद लगा लें कि ये हमारी कामयाबी है डिप्लोमेटिकली फ़ॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, या नाकामी है कि आज जब हम लोग इस बात पे शाबाशियाँ वसूल करते हैं कि हमारे जहाज़ गुजरने दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा मुल्क जिनका ईरान के साथ कोई अच्छा ताल्लुक भी नहीं है, इजराइल को वो खुल के सपोर्ट करता है, अमेरिका को वो खुल के सपोर्ट करता है, लेकिन अपनी आवाम के लिए वो इतना बेहतर है कि वहाँ पर ये सिलसिला जारी है।
यूके के प्राइम मिनिस्टर ने फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ाई उसके बाद से उन्होंने अनाउंस किया 53 मिलियन पाउंड का जो है वो सब्सिडी। ऑस्ट्रेलिया में जितनी ट्रेन सर्विसेज हैं, जितनी बस सर्विसेज हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया ताकि लोग अपनी ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें और हुकूमती ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। और हमारे मुल्क का ये आलम है कि एक तरफ से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी तरफ से गोबर पे भी टैक्स लगा दिया गया है। जो इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया, उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। और अब तो जो टूल प्लाजाज हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी जो है ना, उनके रेट्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुझे तो मुतासिर होता हुआ नज़र आता है इन तमाम तर कंट्रीज़ में। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। और सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं रहती है, ज़ाहिर है रोज़मर्रा की आमदोरफ्त पे भी इफ़ेक्ट होता है। और न सिर्फ रोज़मर्रा की आमदोरफ्त बल्कि आपको खाने पीने की जितनी अशिया होती है खुद नोश की, उस सब पे जो है उसका बर्डन आता है, सब मुतासर होते हैं और वो सब ही की प्राइसेस हाई चली जाती है। तो जब हम कहते हैं कि जी नहीं पेट्रोल सबके लिए एक ही जैसा है, बट मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होने वाला तबका है वो मिडिल क्लास ही होता है, जो सैलरी होल्डर्स होते हैं। क्योंकि गरीब बेचारे जो हैं वो वैसे ही पिस रहे होते हैं इस चक्की में कि वो कहते हैं कि हम सूखी रोटी खा के पहले भी गुजारा कर रहे थे, अभी भी कर लेंगे। और जो अमीर हैं उनको शायद ज़्यादा फ़र्क वैसे ही नहीं पड़ता इतना पेट्रोल प्राइसेस या कोई भी प्राइसेस हाई होने से। तो जो फ़र्क पड़ता है वो मेरे और आप जैसे लोग हैं जो सैलरी कमा के अपने महीने का जो बर्डन है वो बेयर करते हैं। और उसमें से ही अगर वो बर्डन इतना ज़्यादा हो जाए कि वो आपके कंधों पर लादा भी नहीं जा सके तो नाइंसाफ़ी हो ही जाती है, और नाइंसाफ़ी हो रही है। आवाज़ उठा रहे हैं लोग, लेकिन पॉइंट इज़ के क्या इसका हम कर सकते हैं या क्या इसका नतीजा निकलेगा, ये तो हालात पे ही छोड़ देते हैं, हुक्मरानों पे छोड़ देते हैं। अच्छा तज्जिया किया हुआ था कि मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि पाकिस्तानियों का गोश्त जो है ना वो आराम से नोच नोच कर खाएं। हम तो वैसे ही मुर्दा लोग हैं, हमने कहाँ पर भाग के चले जाना है कि आप इतनी जल्दी में जो है ना वो गोश्त को नोच रहे हैं। खैर, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको ख़बर देंगे पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर के हवाले से, जहां पर एक पेशरफ्त सामने आई है और वो ये है कि SIFC पाकिस्तान में सनती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ में जो अपना किरदार अदा कर रही है, उसमें पाकिस्तान की ऑटो सनत ने न सिर्फ मकामी तलब पूरी कर ली है बल्कि आलमी सतह पर तरक्की और तोसी के लिए भी तैयार है। ऑटो सेक्टर की पैदावारी सलाहियत सालाना 500,000 यूनिट्स तक पहुँच चुकी है, जबकि फरवरी 2026 में मुसाफिर गाड़ियों की फ़रोख्त में सालाना 51% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुसाफिर गाड़ियों की माहाना फ़रोख्त फरवरी 2026 में 13,388 यूनिट्स तक रही, जो सनती तरक्की की अकास है। अब ये ऑटो सेक्टर जो तरक्की कर रहा है, इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है, ये तो बेहतर तरीके से हुकूमत ही बता सकती है, लेकिन ये ख़बर थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। बिल्कुल, लेकिन SIFC जो है वो अपना काम ऐसे तरीके से अंजाम दे रहा है। आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि हमला अवरों के पाँव काट देंगे, ये कहना है जी ट्रंप की धमकी पर ईरानी फ़ौज का दो टोक जवाब दिया गया है। ट्रंप अपनी हरकतों से वैसे बाज नहीं आ रहा और वो हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ये मामला जो है वो मज़ीद तूल की तरफ जो है वो जाएगा। ईरान की मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने दुश्मन को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान ने कभी भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और आइंदा भी अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। तर्जुमान ने अपने बयान में ये भी बताया कि जो भी ईरान पर हमला करेगा उसे सख्त से सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने खबरदार किया कि हमला आवरों के पांव काट दिए जाएंगे, जिससे मुराद भरपूर और फैसला कुन जवाबी कार्रवाई है। और हम देख भी रहे हैं कि ईरान को सिर्फ जो है वो एक तरह से आइसोलेट नहीं किया गया, वो हर तरह से ही आइसोलेट हो गया, बट स्टिल इतने अरसे से वो बट स्टिल इतनी मुश्किल उधर नहीं होगी जितनी पाकिस्तान में इस वक्त मची हुई है कि वहाँ पर लोगों का रोजगार जारी हो सारी है, राशन उनको पूरा मिल रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं कि वहाँ पर जिधर हमला होता है कुछ अरसे के अंदर जो है वहाँ पर सफाई कर दी जाती है और क्लियर कर दी जाती है उन रोड्स को। बिल्कुल, उस दिन हमने जो पूरी दुनिया ईरान के अगेंस्ट है। तेहरान से हमने जो जर्नलिस्ट को भी लिया हुआ था, उन्होंने भी यही बताया था कि हाँ, एक दिन गैस नहीं गई, एक भी दिन बिजली की लोड शेडिंग नहीं हुई। सो हम बहुत सुकून से रह रहे हैं, भले ही जंग है वो हमें नज़र आ रहा है, बट उसकी वजह से अवाम को जो है हुकूमत की जानिब से कोई तशवीश लाहक नहीं है, कोई भी मसला नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक और बड़ी अजीब किस्म के बयान का। इमैनुअल मैक्रोन जो इस वक्त फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनके ख़िलाफ़ जो है वो बयान आया और कहा ये उन्होंने कि एक निजी तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि फ़्रांस के जो सदर हैं उनकी बीवी
उनके साथ बड़ा जो है वो तंजिया रवैया रखती हैं, और इसके बाद से जो है ना वो एक सोशल मीडिया पर बहस जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में होने वाली एक निजी लंच के दौरान ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों पर ईरान के खिलाफ जंग में साथ न देने पर तनकीद की है। इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी सदर का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने फ्रांस के सदर को फ़ोन किया, मैक्रॉन, जिनके साथ उनकी अहलिया बहुत बुरा सलूक करती हैं, और मेरा ख्याल है उनका इशारा एक वीडियो की तरफ था, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन द पॉइंट इज कि दैट वाज हिज पर्सनल मैटर, उसको बोलना नहीं चाहिए था। और बीइंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो आप वैसे भी किसी की, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन होती है, और आप अपने अल्फाज का जितना मुहतात तरीके से इस्तेमाल करें वही होता है। बट वैसे फ्रांसीसी सदर की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुकी है, और उन्होंने यही क्रिटिसाइज किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ नहीं आती है कि वो क्या बोल रहे हैं, और वो आजकल कुछ भी बयान दे देते हैं जो कि बहुत ही इससे पहले उनका एक सलमान बिन अब्दुल अजीज के बारे में भी, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में भी उनकी एक स्टेटमेंट थी जो कि बहुत सारे लोगों को बहुत नागवार गुजरी, और डेफिनेटली बहुत सारे जो है ना उनकी स्टेटमेंट से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हाँ, आजकल यही हो रहा है कि ट्रंप साहब पता मेरा ख्याल है कि जितना उनका साथ दिया है, ठीक है, इस पिछले कुछ अरसे में, उसके बावजूद उनको इस किस्म के अल्फाज से पुकारना, और फिर ट्रंप साहब को समझ नहीं आती कि वो क्या सोच के कुछ भी बोल देते हैं। आई डोंट गेट इट, बट मेरे ख्याल से वो अब बहुत ही बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, और उसकी वजह से वो कभी क्या बोलते हैं तो कभी क्या। आगे बढ़ के आपको बताते हैं, अमराना तर्ज हुकूमत भारत इंटरनेट बंदिश करने वाले बदतरीन ममालिक में सरे फहरिस्त है। इंतहा पसंद नजरियात और अंदरूनी खलफशार में डूबा भारत इंटरनेट बंदिश के हकाइक को छुपाने में मसरूफ़ है। आलमी डिजिटल हुकूक की तंजीम एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नाम नहाद जमहूरियत के दावे को उन्होंने अया किया है, और उनका कहना है, एक भारतीय अखबार है, जरीदा है इंडियन एक्सप्रेस के नाम से, उनके अपने ही अखबार ने ये बताया है कि 2025 में 65 मरतबा इंटरनेट शटडाउन से बदतरीन ममालिक में सर फहरिस्त है। गुज़िश्ता साल में भारत में किया गया इंटरनेट शटडाउन किसी भी जमहूरी मुल्क में सबसे ज़्यादा है। अब जहाँ पे भारत ये दावा करता है कि हमारी आवाम हमसे बहुत खुश है और हम बहुत बेहतर तरीके से अपनी गवर्नेंस को जो है वो चला रहे हैं, वहीं पर उनकी आवाम का ही ये रद्द अमल सामने आना और उनके अपने अखबार की तरफ से ये कहना कि एक बदतरीन मुल्क है, चाहे वो, क्योंकि इंटरनेट की वसूली या रसाई जो है ना, वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि आप अपने आवाम को कितनी एजुकेट करने में मदद कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। अगर आप उनको इतना महदूद इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, और ये बात अब पूरी दुनिया के सामने है कि भारत चूँकि उनकी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिस पे आवाम का रिएक्शन आता है, तो इसीलिए वो ख़ुद को सेफ़ जो है करने के लिए इंटरनेट की बंदिश करते हैं ताकि आवाम को कुछ पता ही ना चल सके कि हम क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं अमेरिका का, जहां पर एक गलत क्लिक ने खातून की किस्मत बदल डाली। वो कैसे कि एक अमेरिकी खातून को ऑनलाइन लॉटरी का टिकट खरीदते वक्त एक गलत क्लिक ने $2.5 लाख से ज़्यादा रकम का इनाम जितवा दिया। अमेरिकी रियासत मिशिगन की ऑकलैंड काउंटी से ताल्लुक़ रखने वाली ये 57 साला खातून हैं। वो अपने मखसूस नंबरों का सेट इस्तेमाल करते हुए मिशिगन लॉटरी की जो है ना वो वेबसाइट से टिकट ख़रीदने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि नंबर मुंतखब करते वक्त उन्होंने 47 की बजाय गलती से 49 को जो है ना 39 को जो है वो क्लिक कर दिया। और ख़ातून ने बताया कि उन्होंने ये टिकट रखने का फ़ैसला किया क्योंकि उनकी वालदा हमेशा कहती थी कि इत्तफ़ाक़ात जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो वो हसीन इत्तफ़ाक़ इनके साथ हो गया। हाँ, वाकई में, और ऐसा हसीन इत्तफ़ाक़ तो मैं भी चाह रही हूँ। आजकल के दौर में तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि ऐसा कोई इत्तफ़ाक़ हो जाए कि मुझे भी कोई लॉटरी मिल जाए तो थोड़ी बहुत हालात ही बेहतर हो जाए। आगे बढ़ के बताते हैं, गैस बहरान की शिद्दत, भारत में शहरी ने सिलेंडर की पूजा कर डाली। पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों की पूजा होनी चाहिए फिर तो इस एतबार से। सही है, आजकल जो हालात हुए हैं उसके पेश नज़र मशरक़ी वस्ता की कशीदगी के असरात अब बराह रास्त आम शहरियों की ज़िंदगी पर भी सामने आ रहे हैं, जिसमें ये भारत में जो है ना बड़ी दिलचस्प किस्म की वीडियो आप लोगों की जो टीवी स्क्रीन पर है वो सामने आई हुई है कि गैस को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि भगवान का दर्जा देते हुए उसकी पूजा की जा रही है, और ये उम्मीद इजहार जो है वो किया जा रहा है उनकी तरफ से कि भगवान हमारी सुन लेंगे और ये जो गैस है ना इसकी हाँ, भारत में ये वाला एक वो किया हुआ है उन्होंने कि आपको गैस चाहिए अपने सिलेंडर में फिल कराने के लिए, तो आप 25 दिन पहले अपना सिलेंडर
देंगे और उसके बाद 25 दिन बाद उसकी वसूली आपको मिलेगी और उसमें गैस होगी। सो आई थिंक 25 दिन का जो दौरानिया है उससे ऑलरेडी लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका है, और अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज चल रहे हैं। अमेरिका यूरोपीय यूनियन के साथ भी जो है वो टक्कर लिए बैठा है, ईरान के साथ भी लिए बैठा है, चाइना भी उसका दुश्मन है, रशिया भी उसका दुश्मन है, आवाम भी उनसे खुश नहीं है। लेकिन नेशनल पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि अमेरिका जैसी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी जिस किस्म की जो नज़र आई है कि इतनी जंग के बावजूद पूरी दुनिया आपकी अगेंस्ट है, इतनी महंगाई है, उसके बावजूद नासा ने 50 साल के बाद दोबारा से जो है वो कदम उठाया है चांद की तरफ, और आर्टेमिस 2 जो है उसका कामयाब जो है वो लॉन्च कर दिया है। और इस ईरान की जंग से उनके नासा को फ़र्क नहीं पड़ा, उनकी नासा की जो है ना वो जो तमाम तर टेक्नोलॉजी थी उसको फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने अपना फैसला डिले नहीं किया। और मेरा ख्याल है कौमें ऐसे तरक्की करती हैं कि वो जो एक इम्पैक्ट होता है ना, वो इम्पैक्ट हर चीज़ के ऊपर ना डालते हुए और प्रायोरिटी को प्रायोरिटी समझते हुए फोकस किया जाए। तो ये देखें कि आर्टेमिस 2 की लॉन्च जो थी वो हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। और ये वाकई में वाकई में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप देखें इंटरनेशनल मसाइल होते हैं, ठीक है, आलमी सतह पे जो तनाज़ात चलते हैं उसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी सब कुछ दुनिया भुला के जो है बस उसी पे आपका फोकस हो। और जो आपने अपने लिए सोचे, जो आपने अपना सोचा होता है अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसको आप होल्ड पे रख लें कि नहीं पहले ये मसला हल हो जाए तो फिर हम इसकी तरफ आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं बरतानवी गुलकार ज़ैन मलिक की। ज़ैन मलिक बिलोंग्स टू पाकिस्तान ओरिजिन। ज़ैन मलिक एक इंग्लिश सिंगर हैं और बहुत फेमस है। वन डायरेक्शन से ये हिट हुए थे, उसके बाद ऑलरेडी बहुत सारे इनके गाने आए हैं। ज़ैन मलिक जो हैं उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को खिराज तहसीन पेश किया है, और नुसरत फ़तेह अली ख़ान को उन्होंने अपनी एल्बम जो नई है उसमें एक उनका गाना रखा है नुसरत के नाम से, एक ट्रैक जो है वो उन्होंने रखा है। और नो डाउट जिस तरीके से नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो आवाज़ थी, जो पूरी दुनिया में उनका एक आवाज़ के जादू और म्यूज़िक को जो है डिज़ाइन करने की वजह से, प्रोड्यूस करने की वजह से दुनिया उनको जानती पहचानती है। और मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि पाकिस्तानी ओरिजिन, इस एशिया के ओरिजिन से कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी दोबारा पैदाइश जो है ना वो नहीं हो सकती। और उसमें ऑन द टॉप मैं समझता हूँ कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान है कि जो उनकी रियाजत थी और जो उनका कमाल था, जो फ़न था, जो हुनर था, जो उनकी जो ग्रिप थी मौसीकी के ऊपर, वो दोबारा उनका नेमोल बदल जो है ना वो कोई भी नहीं पैदा हो सका। और आप देखें ना कितनी दहाइयाँ गुजर गई है, बट उनकी जो आवाज़ है उसके जादू अभी तक लोग जो है वो मानते हैं। और अभी तक लोग ये समझते हैं कि अगर आपने रिलैक्स होने के लिए कुछ सुनना है या फिर अल्लाह की आपको कुर्बत चाहिए है तो आप नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुने। उनकी आवाज़ में न सिर्फ तासीर है बल्कि उनके अल्फाज में भी वो जादू है जो आपको एक वो जो स्पिरिचुअल गाइडेंस इंसान को चाहिए होती है, रहनुमाई चाहिए होती है, वो आपको मौसीकी के थ्रू जब मिलती है। वैसे भी मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, बहुत मज़े की होती थी बिल्कुल। सो वो उनकी कंपोजिशन को ही तो बहुत ज़्यादा लोग सराहते हैं। और आज भी उनके गानों की जो रिमिक्सेस आते हैं, सो आप सुने तो वो सबसे ज़्यादा फेमस ऐसे लगता है कि बिल्कुल नया ताज़ा गाया हुआ है गाना, बस रिमिक्स जो है उसका कर देते होते हैं। और उसकी वो कोई ट्यून वो भी नहीं होती कि नहीं आउट ऑफ मतलब हमारा होता है जो है ना वो आउट ऑफ म्यूजिक जो है आपको फील हो, या नए दौर के हिसाब से नहीं है या कुछ भी ऐसा, तो उनका नहीं, हर जगह उनकी। और आप देख लेना भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सिंगर्स हैं जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की पैदा की हुई धुनों से आज जो है वो जी रहे हैं, चल रहे हैं, और बल्कि इनको दोबारा गा भी रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात, सुबह की खबर का वक्त ख़त्म हुआ, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट पे हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बहरानों में पाकिस्तान इस वक्त माहौलियाती बहरान का शिकार भी है, जहां पर पाकिस्तान को एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़े हुए पानी की किल्लत का सामना है। रिहायशी कॉलोनीज़, रिहायशी पाकिस्तान जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, बेहंगम शहरी आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, और उसमें माहौलियाती बहरान में सबसे बड़ा जो चीज़ सामने आती है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंजेस में, वो है पानी ख़त्म होने का मसला। और पाकिस्तान के ये बढ़ते हुए मसले के ऊपर
पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या कोशिशें हैं उसके हवाले से भी हम जानेंगे इस सेगमेंट में। और दरिया और ज़ेर ज़मीन पानी दोनों जो हैं वो इस वक्त दबाव का शिकार हैं और आलूदा पानी जो है वो बहुत सारे इलाकों में इस वक्त पीने के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर इलाकों में। वाटर रिजर्वायर की अगर हम सिचुएशन देखें तो सिंध में आखिरी कोई बीबी ने 2000 कब में इफ्तिताह किया था और तब बना था। उसके अलावा उसके बाद जो है कोई वाटर रिजर्वायर इस तरीके से बन नहीं पाया। पानी की शदीद किल्लत न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है बल्कि इसके साथ साथ ज़र्रात के हवाले से, मईशत के हवाले से और ख़ुराक की पैदावार के हवाले से भी एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बन चुका है। फीकस तो पानी की दस्तयाबी 1950 में जो है ना तकरीबन 5000 क्यूबिक मीटर थी, जो अब कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर हो और आबादी आप देखें कितनी बढ़ चुकी है। मतलब हम तरक्की की राह में जो है खुद को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट्स पे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेजेस होती हैं, एक होती है अंडर डेवलप, एक होती है डेवलपिंग स्टेज और एक होती है डेवलप्ड स्टेट। ये तो हमारा अभी तक ख्वाब है कि हम डेवलप स्टेट में आएंगे, लेकिन पाकिस्तान डेवलपिंग स्टेट में काउंट होता है। लेकिन अगर उसकी सूरत हाल को आप बगौर जायज़ा लें, जिसमें तालीम भी देखें, सेहत भी देखें, माहौलियाती अंसर भी देखें, तमाम तर चीज़ों को देखें, तो महसूस ये होता है कि हम लोग अंडर डेवलप जो है वो कंट्री में रह रहे हैं। अब इसी के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक डीन हैं और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है, प्रोफेसर हैं माहौलियाती साइंसेस के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान खान साहब थ्रू वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन ये तो सामने आती है और इसमें सबसे पहले ये सूरत हाल कि इस वक्त रियल कंडीशन पाकिस्तान के अंदर पानी की क्या है वो हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अभी आपने इंट्रो में एक्सप्लेन कर दिया कि 1950 में जो पानी की सूरत हाल थी वो 5000 क्यूबिक मीटर से 1000 बता रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा 2026 की फिगर आई है वो 1000 से भी कुछ कम होके वाटर स्ट्रेस से वाटर स्कार्स की तरफ ट्रेंड जा रहा है हमारा। और 2030 की प्रोजेक्शन ये है कि अगर ये तमाम चीज़ें इसी तरह रहीं तो 2030 तक हम वाटर स्ट्रेस से हम ज़्यादा सिवियरली स्ट्रेस की तरफ चले जाएंगे, जहाँ बिलो 500 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब जहाँ तक ये सूरत हाल है कि पानी कम नहीं हुआ, बिल्कुल पानी क्योंकि अपनी मकदार में मौजूद है, पानी की दस्तयाबी कम हो गई दरअसल। ठीक है, पानी की दस्तयाबी एक बड़ी लॉजिकल रीज़न तो है कि जो 1950 की या 1947 की जो आबादी थी हमारी, आज हमारी आबादी उससे कितने गुना ज़्यादा है, तो उसका इस्तेमाल बढ़ गया। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उसमें उसका इस्तेमाल बढ़ गया। एग्रीकल्चर उसी के यानी मुताबिकत से हमारी एक्सपेंड हुई, तो एग्रीकल्चर में उसका इजाफा बढ़ गया। लेकिन हमने वो मेजर्स नहीं लिए कि जहाँ से हमारे पास जो दस्तयाब पानी था उसको एक रेगुलेटेड वाटर सप्लाई करते। मैं बड़ी कॉमन मिसाल देता हूँ अक्सर लोगों को, जैसे हम घर बनाते हैं तो अगर हम अपने म्यूनसिपैलिटी या CDA LDA वगैरह की सप्लाई पर रहें तो वो कुछ घंटों के लिए पानी आता है जो आपको दस्तयाब होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने घरों में नीचे भी ऊपर भी, आजकल तो ये प्लास्टिक के टैंक भी चल रहे हैं, ये टैंक बना के अपने घर की 24 घंटे की वाटर सप्लाई को इंश्योर करते हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि बस तरवेला मंगला के बाद हमने बिल्कुल छोड़ दिया कि पानी जो आए सैलाब की शक्ल में हर 2-4 साल बाद आए और तबाही मचाए और हम दुनिया की इमदाद के मुंतज़र रहें और वो चला जाए। हमने उस पर कुछ नहीं किया। कुछ हमारे अंदरूनी थे, कुछ हमारे बैरूनी एजेंडाज थे, जिन्होंने इस मुल्क में बेहतरीन यानी कि पानी की जो मकदार है वो आज भी हमारे लिए कम नहीं है, लेकिन वो दस्तयाब हमें इसलिए नहीं हो रहा कि हम 10% को इस्तेमाल करते हैं और 90% को है जो वो इस्तेमाल में नहीं लाते। और वो जो हमारे पास चला जाता है उसके स्टोरेज के हमने कोई भी ज़राए नहीं बनाए। इसके अलावा बहुत सारे अवामिल हैं जो हमारे यहाँ डीरेगुलेटेड या अनरेगुलेटेड कह लें, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है, ट्यूबवेल पे ट्यूबवेल लगे जा रहे हैं, कोई पूछता नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई मकदार नहीं है उसकी। अब तो हाउस लेवल पे भी बोरिंग बड़ी कॉमन चीज़ है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ वो आती है जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ते रहे, द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। पानी जो है ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है, क्योंकि ये कॉमन एसेट है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, फॉर ऑल नेशन, फॉर ऑल कम्युनिटी। लेकिन ट्रेजेडी क्यों हम इसको कहते हैं कि वी ओन इट एंड एट द सेम टाइम वी डिसओन इट। यानी जब पानी दस्तयाब होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते, और जब वो दस्तयाब नहीं होता तो हम उसके लिए तरसते हैं। यानी जब हमें दस्तयाब है तो हम उसका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, सोचते नहीं कि कहाँ इसका ज़िया हो रहा है, कहाँ इसको जो है हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। एग्रीकल्चर हमारी देखें, सलाबा एग्रीकल्चर है, तो आज मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल है, स्प्रिंकलर इरीगेशन है, ड्रिप इरीगेशन है,
और ये हाइड्रोपोनिक एक सिस्टम आ गया है, उसके चाहे तो हम बहुत कम पानी से बड़ी मिकदार में अपनी ज़राअत को भी परवान चढ़ा सकते हैं। और इसी पानी को स्टोर करके अगर हम सबसे दुनिया की सस्ती तरीन बिजली, साफ और माहौल दोस्त बिजली का अगर हम कहें, वो हम पैदा कर सकते हैं, जो आज भी 2 रुपये यूनिट से ज़्यादा कॉस्ट नहीं करेगी हमें। उससे हमारी इंडस्ट्री की लाइफलाइन बन सकती है। आज देखें ना, ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, इसमें हम क्यों कह रहे हैं कि जी डीजल हमें गाड़ियों से महंगा कर दें उधर, क्योंकि हमने इंडस्ट्री चलानी है, हमने खाद की फैक्ट्रियाँ चलानी है। अगर वो ना चली तो खाद और यूरिया पैदा ना हुआ तो ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो जाएगी। पेट्रोल तो चले, लोगों की मोबिलिटी को आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो ग़िज़ा के लिए कहाँ जाएंगे। तो अगर ये हमारे पास वाफर बिजली आज अवेलेबल होती तो हम शायद बहुत सारी चीज़ें कर लेते। आज भी देखें ना, जो बिजली की गाड़ियों वाले लोग हैं वो दे आर वेरी हैप्पी, उनको कोई मसला नहीं है, जो ई व्हीकल चला रहे हैं और ऊपर सोलर भी लगाया हुआ है। उनकी तरफ से पेट्रोल 1000 रुपये हो जाए तो दे डोंट केयर इट। तो हमने प्लानिंग ही नहीं की। प्लानिंग में अगर था हमारा 1958 की जो हमारी प्लानिंग है वाटर रिसोर्सेज की सारी, जिसमें सारे सीरीज़ में डैम्स, कहाँ का रिजर्वायर, सब कुछ होने हैं, लेकिन वो 2 बनने के बाद इस मुल्क में इतनी बिजली पैदा हो गई कि वी बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया कि जिसने जापान के तजर्बे में बिजली की ट्रेन चला दी लाहौर से खाने वाला सेक्शन। मैंने खुद उसमें सफ़र किया है। जब दुनिया ने देखा कि ये मुल्क तरक्की इस तरह कर रहा है कि यहाँ बिजली की ट्रेनें चलने पड़ी है, तो उसके बाद उन्होंने कहा बस यही एक है ज़रिया, इसको यहाँ तवानाई जो है ना इसका, उसका मोहताज रखो इसे। और वही मुल्क जिसने बिजली की ट्रेनें चलाई थी सबसे पहले 40-50 साल के बाद लोड शेडिंग के अंधेरों में डूब गया। ये हमारी इल ठीक हो प्लानिंग गया। थी। डॉक्टर और साहब, पानी से मुताबिक डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने नो डाउट जिस तरीके से इसका जायज़ा लिया पानी के हवाले से, और ख़ास तौर पे आपने जिस तरीके से फिर जिक्र किया एनर्जी कंज्यूमिंग और एनर्जी पे जो सूरत हाल इस वक्त है, हल क्या है सर इस वक्त? वाटर रिजर्वायर्स की ज़रूरत है, डैम जो बन रहा है वो बन रहा है, उसको मैं भी देख कर आया हूँ, वो बन ही रहा है बड़े अरसे से, वो मुकम्मल होगा तो कोई सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन इस वक्त एक्चुअली कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने चाहिए? और ये मैं बात हुकूमत के लिहाज से नहीं कर रहा सर, क्योंकि हुकूमत अपनी जगह पर जो काम कर रही होगी उसके शायद दूरस नताइज हों भी ना हों, वो आई डोंट नो। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है पाकिस्तान में, हर किसी को अपना अपना ख्याल जो है, या छोटी छोटी कम्युनिटीज़ को अपना ख्याल खुद रखना है। तो सर उसके हवाले से बताइएगा प्लीज़। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और इसी की हमें ज़रूरत है, जिसको हम कहते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट। जी एक इनफरादी तौर पे हम अपना जो इस्तेमाल है, फॉर एग्जांपल बड़ी कॉमन मिसाल है एवरीडे, हम में से हर शख्स तकरीबन जो है ना, जो ब्रश करता है, जितनी देर वो टूथपेस्ट लगा के वो ब्रश को रबिंग कर रहा है तो टूटी खुली हुई है, टैप से पानी जा रहा है। हम स्क्रबिंग कर रहे हैं, हाथ पे साबुन मल के खूब उसको अच्छी तरह मल रहे हैं, टूटी खुली हुई है। ये बड़ा छोटा सा स्टेप मैंने बताया। किचन में हमारे यहाँ घरों में बर्तन धुलते हैं, तो जब तक वो पूरे न जाए उसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने खुद यूरोप में देखे वहाँ, कि किस तरह वो सिंक में प्लग करके और एक डिटर्जेंट को लगा के तमाम बर्तनों से चिकनाई विकनाई एक ही पानी में धो के उसके बाद उसको वॉश करते हैं। हमारे यहाँ वो पानी हर बर्तन के लिए अलग इस्तेमाल होता जी है। जी तो ये बड़ी छोटी छोटी टेक्निक हैं जो घरेलू लेवल पर, ज़ाती लेवल पर, वुज़ू कर रहे हैं लोग कि बहुत अच्छी तरह जब चल रहे हैं तो पानी खुला हुआ है, शेव कर रहे हैं तो जब तक वो उनका सब ब्रश चल रहा है तो पानी खुला हुआ है, ये है। इसी तरह हमारी ज़राअत है। ज़राअत में हम जब तक ये लो वाटर इंटेंसिटी क्रॉप्स और क्रॉप जोनिंग ना करें हम, यानी वो शख्स जिसके एरिए में पानी मौजूद नहीं है वो भी ये कहता है कि मैं शुगर केन लगाऊंगा, गन्ना लगाना है। मैंने क्यों लगाना है? कि जी कैश क्रॉप है, वो जो शुगर मिल मालकान है वो ट्राली लेके आते हैं, यहीं पे खड़े खड़े मुझे पैसे देते हैं कैश की शक्ल में और वो ले जाते हैं। वो भाई गन्ने जितना पानी पीता है अगर उसकी कॉस्टिंग हम कर दें तो चीनी हमारी 500 रुपये किलो में चली जाएगी। वो तो हम बेदरीले इस्तेमाल की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो पानी कहाँ जा रहा है। हाँ, उस जगह पर अगर आप पल्सेस, जिनको हम दालें कहते हैं, हमारी छोटी हैं, जिनकी कीमत भी उससे ज़्यादा है, गन्ने का जितने का मन बिकता है तो शायद उतने की वो चंद किलो आती हैं, वो अगर लगाएं, जिनकी टर्नओवर भी कम है और जिनको पानी भी बहुत कम चाहिए मकदार में। जैसे बहुत बड़ी एक चीज़ आई है, आपने देखा होगा चंद सालों में हमारे स्ट्रॉबेरी की पैदावार कितनी तेज़ी से हुई है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि अच्छे रेट पर जा रही है। जहाँ पर वो मामूली सब्जियां लगाते थे, स्ट्रॉबेरी से अच्छा पैसा कमा रहे हैं और बड़ी अच्छी जा रही है हमारे। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें अपनी एक तो क्रॉप जो है ना उनकी जोनिंग करनी पड़ेगी, किस जोन में कौन सी क्रॉप लगाएंगे हम, कहाँ कॉटन लगनी है, कहाँ गन्ना लगना है, कहाँ जो है हमारे यहाँ दूसरे दरख्त फलदार लगने हैं, ये चीज़। दूसरा जो वाटर सप्लाई है वहाँ पर, जो अब तो लोगों ने और बेदरील शुरू हो गया कि वो सोलर एब्स्ट्रैक्शन पंप आ गए, ऊपर उन्होंने सोलर प्लेट्स लगाई, नीचे जो वो चल रहा है उनका ट्यूबवेल। अब तो उनको ये भी नहीं पता कि मुझे बिल आएगा,
तो लिहाजा और बेदरील इस्तेमाल हो गया। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा स्टेप लिया ये। बांग्लादेश ने ये किया है कि आप लगाएं, सोलर लगाएं और ऑब्स्ट्रक्शन लगाएं सब, लेकिन आपका जितने यूनिट आएंगे, जो कॉस्ट जैसे हमारे यहाँ वापडा है, जो महकमे को आपने फॉर एग्जांपल उनके 5,000 टका देने तो आप 2,500 टका देंगे। तो यानी वो बिल्कुल फ्री नहीं किया। तो अब लोग वहाँ मोहतात हैं कि भाई ये फ्री नहीं है, हमें सिर्फ रियायती नरखों में मिल रहा है ज़मीन का पानी। हमारे यहाँ कोई ऐसा स्टेप नहीं है। हमारे आज तक 80 साल हो जाएंगे पाकिस्तान को, ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रक्शन के रेगुलेशन नहीं बन सके। क्यों नहीं बने? कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़राअत से मुंसलिक हैं, जो उसके बेनिफिशरी हैं, वही हमारे पॉलिसी मेकिंग में, हमारी पार्लियामेंट्स में बैठे होते हैं। वो ऐसी कोई लेजिस्लेशन रेगुलेशन बनने नहीं देते। वाटर पॉलिसी देखें, एक पॉलिसी बनानी थी हमने, कितने साल लगे हमें पॉलिसी बनाने में? 22 साल। मैं खुद उस प्रोसेस का हिस्सा रहा। 22 साल में हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया जो 1992 में कहीं शुरू किया था, बड़ी मुश्किल से 2017 में अप्रूव हुआ। जो कौम जिसको अल्लाह ताला ने एक सबसे बड़ा ज़रिया दिया है उसकी तरक्की का, उसके इस्तेमाल के लिए पॉलिसी बनाने में 22 साल लगा दे, तो वो आप कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे स्टेप जो है ना, हमारी ज़राअत में, हमारे घरेलू में, जैसे ये हमारे जो स्टेशन थे, सर्विस स्टेशन, वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि जिन्होंने उसके रिसाइकलिंग यूनिट नहीं लगाए, वो वाटर जो है वो क्या कहते हैं, उनको सर्विस स्टेशन को बंद कर दिया उन्होंने। ठीक। तो वो भी है कि दोबारा रिसाइकिल कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं सर, उसमें। आलूदा ये पानी जो का मसला पाकिस्तान में जो तेज़ी से जो है वो इवन ज़ोर पकड़ रहा है, इवन पाकिस्तान का 70% पानी जो है वो इस वक्त आलूदा है, जो पीने के लायक नहीं है, उसमें कोई चीज़ बनने के लायक नहीं है, लेकिन लोग वही पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से बीमारियों में भी इजाफा होता है। सो इस बारे में क्या कहेंगे? ये पानी आलूदा होने की वजूहात हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बेशक है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या है? देखिए, जहाँ तक वजूहात की बात है, पानी बिल्कुल आलूदा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहाँ इसके कवानीन मौजूद हैं, लेकिन हमारी इन्फोर्समेंट जो है ना कवानीन की, वो इतनी नाक़िस है कि वो टूथलेस, जिसको हम कहते हैं ना इंग्लिश में, वो हमारे कानून बने। हमारे नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस के, डोमेस्टिक के, म्यूनसिपल के, सारे बने हुए हैं, सब मौजूद है रेगुलेशन। आज से नहीं, सन 2000 से बने हुए हैं, उसके बाद भी रिवाइज होते रहे हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। अच्छा, अब रही बात कि इसका हल क्या है? हल उसका यह है कि आज दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इतनी एडवांस हैं कि दुनिया के कई ममालिक जो हैं इन्हीं तमाम सीवरेज का आलूदा पानी को इस हद तक साफ़ कर रहे हैं यूवी लाइट के साथ जाके, कि ना सिर्फ वो ज़राअत में बल्कि वो पीने के काबिल बना रहे हैं। सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ तक कि सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट जो है, मैं खुद 2014-15 में सऊदी गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी रहा, और उन्होंने भी यही काम किया कि उनकी जो शहर जहाँ पानी की कमी थी, ये पूरा जो मशरक़ी बेल्ट है जो सब खलीज फ़ारस के साथ साथ है, यहाँ पर उन्होंने रिसाइकलिंग शुरू की और अपनी ज़राअत और खजूरों के दरख्त जितने थे उसको वो रिसाइकल वाटर देना शुरू किया, जो कि गंदा होकर जा रहा था। तो आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है हमारी। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी है, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ यकीनन महंगी है, इस्तेमाल के लिए वसाइल चाहिए, लेकिन एक वो पानी जिसको हम आलूदा करके फेंकते हैं और उसके इस्तेमाल से जो बीमारियां पैदा होती हैं, उनके इलाज का जो इकोनॉमिक इम्पेक्ट है, और उसके नतीजे में जो लोग नंबर ऑफ मैन डेज लॉस हैं, या जो बीमार होने की वजह से जॉब पर नहीं जा सकते, मजदूर दिहाड़ी नहीं लगा सकता, उसकी सारी इकोनॉमिक कॉस्ट अगर हम निकाल के उसका एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो शायद फिर हमें वो महंगे नहीं लगेंगे। लिहाजा वो हमारी ज़रूरत है। इस्लामाबाद जैसा सबसे मॉडर्न एडवांस हमारा सिटी, एक हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पुराना लगाया जापान के ताउन से, वो I-10 में जो लगा हुआ है, वो उसकी मेंटेनेंस का ही मसला रहता है हमेशा, कभी चलता है कभी नहीं चलता। और ये भी गलती थी कि तमाम शहर से गंदा पानी ये नाले गुजार के एक बड़ा प्लांट वहाँ लगाया कि जब वो एक अगर ख़राब हो, मेंटेनेंस ना हो, तो सारे शहर का नहीं होगा। बजाय इसके कि हम छोटे छोटे यूनिट हर 4 सेक्टर के जहाँ जंक्शन बनता है वहाँ पे लगाते, और वही साफ पानी इसी शहर से गुजरता है, जिनको आज हम गंदा नाला कहते हैं। यही गंदे नाले जो हैं एक साफ़ सुथरी स्ट्रीम होती, जिनके दोनों किनारों पे आप लोगों के लिए अच्छी डेवलप करके कोई जॉगिंग के, वॉकिंग के ट्रैक बना देते, कोई बेहतरीन एक माहौल पेश करता। उन गंदे नालों को जो हमारे बुजुर्ग हैं पिंडी इस्लामाबाद के लोकल, जो बताते हैं कि जी ये 0 पॉइंट वाले पे मैं नहाता रहा हूँ, ये फलां जगह हमने मछलियाँ पकड़ी हैं, इतने साफ़ सुथरे होते थे इस्लामाबाद कैपिटल बनने से पहले। आज वो सारे मैंने 1967 का एक नक्शा देखा शुरू में, उसमें रिवर लई इंग्लिश में लिखा हुआ था। आज हमने किसी बच्चे से सुना कि दरियाए लई, वो सब नहीं कहते, नाला लई, नाला लई, नाला लई, बिल्कुल बिल्कुल। 1967 का मैंने नक्शा देखा, मुझे इत्तेफाक हुई, तो मैं हैरान था, उस पर लिखा हुआ था रिवर लई, वाकई वो बिल्कुल रिवर था। सही।
अच्छा सर, ये मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको क्या लगता है उससे हम कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और अगर उसका भी टाइम से हमने कोई ज़ाहिर है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, वो भी एक आलमी मसला है, लेकिन क्या लगता है आपको कि अगर हमने टाइमली उसका भी कोई सलूशन नहीं सोचा या हम सलूशंस की तरफ नहीं गए, एहतियात की तरफ ना गए, तो अनकरीब हमें क्या खदशात जो हैं वो लाहक हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो क्लाइमेट चेंज के कंट्रीब्यूटर्स हैं ना, जो अवामिल, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन सब कुछ है, हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें 0.5% या इससे भी कम है, यानी ठीक। नेग्लिजिबल है। लेकिन जो पिछले साल सितंबर में जो यूएन की रिपोर्ट आई है, जो हमारी आती है आईपीसीसी की रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, उसने बेस्ड ऑन 2022 डाटा, जब बहुत फ्लड्स आए हैं तो पाकिस्तान को वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर रखा है ठीक। कि पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन में 139वें नंबर पे है दुनिया में, लेकिन उसके मुतासिर जो होने वालों में। खमियाजा भुगतने में नंबर 1 है। ठीक है, अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जिनको बेचारों को कोई अकल शऊर नहीं है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान भीख मांगता है। तो भीख नहीं है भाई, ये कंपनसेशन है कि आप जो डैमेज हमें कर रहे हैं, यू हैव टू पे फॉर इट। अच्छा, अब मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये जो हमारा इशू है ना क्लाइमेट चेंज का, हमारे लिए इसलिए वल्नरेबल है कि ये ग्लोबल, ऊपर से तो सारी एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रही हैं, लेकिन हम दुनिया का जो तीसरा बड़ा आइस पोल है उसके नीचे बैठे हैं। और हमारे मुल्क को अगर नक्शा देखें ना, पूरा ऐसे लंबा है ना, नॉर्थ टू साउथ है, ऐसे नहीं है हमारा ईस्ट टू वेस्ट। यस 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 यस, ऊपर से हम आए तो नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है। तो एग्जैक्टली। नॉर्थ में इतने जो ग्लेशियर्स हैं जो पिघल रहे हैं, जिनकी साइंटिफिकली रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हमारे पास उसकी सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है कि वो 10-10 किलोमीटर रिसीड कर गए हैं पीछे। हाँ हाँ, वो पानी जब नीचे आ रहा है तो क्या आएगा, वो सैलाब आएगा ना। यस जब ऊपर एग्जैक्टली। आएगा तो वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा है तो फ्लश फ्लड में बहा के ले जाएगा। नीचे आएगा पंजाब के प्लेन में या सिंध में जाके खड़ा रहेगा, फसलों को तबाह करेगा। वो हमें कबूल है, लेकिन अगर हमने उसी पानी को जो हमारे लिए जहमत बना है, अगर रास्ते में कहीं स्टोरेज करके उसको रहमत में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कि जब हमारे पास आए तो इसको हम बिजली को एक तरफ रख दें फिलहाल, तो अगर हम फ्लड प्रोटेक्शन डिवाइस के तौर पे भी लें तो ये जो हमारे लिए डैम्स होंगे, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोल मेजर कर सकते हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, उसको मैं कहता हूँ क्लाइमेट चेंज इज़ अ नॉन स्ट्रक्चरल, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू द नेशन सिक्योरिटी। स्ट्रक्चरल थ्रेट हमारे पास जो ट्रेडिशनल थी कि हमारी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उसकी अपनी अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं करता। ठीक है, आज के मौजूदा सनारियों में तो बिल्कुल ही इनकार कर सकते कि जब तक आपका दिफा मजबूत नहीं है तो यू कैन नॉट रेज योर हेड। लेकिन वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये 3 ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जिसको मैंने खुद 1992 में इत्तेफाक से वहाँ मॉस्को में तबाह होते देखा है कि इतना बड़ी सुपर पावर जो थी, वहाँ लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं थी, लाइन में लग के कितनी सी वो फ्रेंच ब्रेड का पीस मिलता था, वो पहले पत्नी किस तरह खाते थे हम। ये तीनों चीज़ें जो है हमारी, वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये तीनों के तीनों अगर किसी एक चीज़ से लिंक्ड है तो वो वाटर है। यही वाटर अगर हम इसको रेजरवायर में स्टोर करें तो आपकी रेगुलेटेड इरिगेशन जो है आपकी एग्रीकल्चर की सस्टेनेंस को इंश्योर करती है। तो डॉक्टर और साहब, यही वही तो पानी पॉइंट जब है इस वहाँ वक्त से ग्रेविटी फॉल कि के जरिए वाटर नीचे लाते रिजर्वायर्स हैं, ही तो नहीं बन रहे, वाटर रिजर्वायर से हाइड्रो पावर हम बना के बिजली से आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब यही तो मसला है कि ये इस वक्त तीनों वाटर चीजें मिलकर रिजर्वायर्स हमारी, मौजूद इसको हम नहीं। कहते हैं इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि वाटर रिजर्वायर्स की जो आप बात कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर तो डिबेट हम देख रहे हैं कि 2017-18 से ये जारी उसारी है। डैम बनना शुरू हुआ, वो डैम एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उससे ज़ाहिरी बात है फ़ायदा तो होगा, लेकिन सर उसके अलावा छोटे छोटे वाटर रिजर्वायर्स की हमें ज़रूरत है, मिनी डैम्स की ज़रूरत है हमें, और वो कहीं पर जो है ना वो नज़र नहीं आते। पुठवार के रीजन में पंजाब हुकूमत ने कुछ मिनी डैम्स बनाए हैं, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान और ख़ास तौर पर चलें फिर भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन ज़राअत में जो आप जिक्र कर रहे हैं वो हमें नज़र आती है थ्रू SIFC जो इस वक्त काम किया जा रहा है, उसमें वाटर स्कैरसिटी की तरह हद तक ना पहुंचा जाए, इसलिए जो इरिगेशन, स्मार्ट इरिगेशन है उसको ऑप्ट किया जा रहा है। बट सर ऑन अ लार्ज स्केल सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर खुश्क साली जो है वो ना हो, उसके लिए वहाँ पर वाटर रिजर्वायर बनाना, वहाँ पर डैम्स बनाना, आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बतन के जो हम दूसरे फोकसेस जो है ना और ऑप्शंस जो ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं? देखिए, आपने जो माइक्रो की बात की है तो माइक्रो हाइडल सिस्टम बड़ी कामयाब है।
वो आपकी एनर्जी की ज़रूरियात को बिल्कुल पूरा करेंगे और लोकल लेवल पे कर सकते हैं। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया में गिलगित बल्तिस्तान में भी लगे हुए हैं, कश्मीर में भी लगे हुए हैं, मुख्तलिफ जगह मैंने खुद विजिट किए, छोटे छोटे लगे हैं जो वहाँ की कम्युनिटी नीड को पूरा कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड। लेकिन जब हम बात करते हैं हवक की, लोग कहते हैं छोटे छोटे डैम बनाएं। अब दरियाए सिंध दुनिया के बड़े 3 दरियाओं में शामिल है, उसके जिसको कहना हिस्सा बकदर जुस्सा, वो छोटा मोटा डैम नहीं हमें चाहिए। उसके फ्लड को कंट्रोल करना है तो यू डेफिनेटली नीड मेगा डैम। ज़ाहिर है मेगा डैम के और भी हैं मसाइल के, इलाकों में वाटर सीपेज होती है, लोग डिस्प्ले होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वही मैंने कहा ना कि जब तक हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं करेंगे कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अलाइन करके हम कहीं ट्रेड ऑफ हमें देना पड़ेगा किसी न किसी पे। या तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, कहीं में सोशल देनी पड़ेगी, कहीं में इकोनॉमिक देनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी एक पर हमें कंप्रोमाइज करना होगा और ये हमें देखना होगा सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं तो हमें जो है ना वो करना ही पड़ेगा। चीज़ों पे सेक्रीफाइस कर बहुत शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, ये ज़रूरी है कि हम लोग एटलीस्ट अगर कुछ नहीं कर सकते, हुकूमत से गिला शिकवा हमारा अपनी जगह पर है, लेकिन ये चंद चीज़ें आई डोंट नो कैसे कौन लोग होता है, पिछले कोई 3-4 साल से हम भी ये बात कर रहे हैं कि जब आप अपना टैप ओपन करते हैं ब्रश करने के लिए तो उसको कंट्रोल में कर लें, शावर लेने के लिए नीचे खड़े होते हैं तो बस वो अपना हक समझ के खड़े ही हो जाते हैं, उसको ज़रा कंट्रोल कर लें। डिशेस के हवाले से सिंक का जो हमारी सूरत हाल होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ पर जो है हर एक चीज़ के लिए, एक चम्मच के लिए भी हम टैप खोल के वो दोबारा से जो है उसको साफ़ करते हैं। ये मेरा ख्याल है छोटी छोटी चीज़ें जिनसे फ़र्क पड़ता है। और एक आजकल बड़ा अच्छा नया सिलसिला आया हुआ है जो मैं देख रहा था कि लोगों ने अपनी छत पर जो पाइप आ रहा होता है नीचे पानी का, बारिश के पानी को निकालने के लिए, वो उन्होंने टुवर्ड्स अपने बोर कर दिया है कि वो जो बोर में है वहाँ पर पानी जाता जाए, ठीक है, बारिश का, ताकि पानी डायरेक्टली जो है ना वो नीचे खुश्क अगर बोर भी हो रहा है तो वो उसको दोबारा से पानी जो है वो पहुँचता जाए। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो आपको जो है ना पता लगेगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने का तो हम सब पे फ़र्ज़ है। विल टेक अ ब्रेक जी, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, वापस आएंगे और जिक्र करेंगे ख़वातीन की कारोबारी जो है वो शमूलियत पाकिस्तान में किस हद तक है, उसके हवाले से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे कारोबारी तरक्की में ख़वातीन की क़यादत और उसका क्या असर पड़ता है एज ए सोसाइटी या किसी भी नेशन पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक, आलमी बैंक की रिपोर्ट है, उनके मुताबिक ख़वातीन की कारोबारी क़यादत से छोटे और दरमियाने कारोबार में 20% तक इजाफा देखा गया है। और पाकिस्तान में भी इवन ख़वातीन जो है वो सन्नत, तजारत, IT हर सेक्टर में ही हमें नज़र आती हैं। न सिर्फ वो काम करते हुए नज़र आती हैं बल्कि बहुत सारे कारोबार वो रन कर रही हैं, बहुत सारे कारोबार को इवन काउंसिल करके जो है लोगों को ये इस तरफ राग़िब कर रही है कि वो अपना कारोबार कर सकती हैं। और कारोबार सिर्फ इसलिए भी ख़वातीन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करता है, बल्कि उनके उनको एक ख़ुद इत्मादी मिलती है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। और वही जब ख़वातीन अपने आगे बच्चों में वो तरबियत देती हैं तो वो एक मुआशरा तश्कील देते हैं जो एक बेहतर मुआशरे की अक्कासी करता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नौरीन गफ्फार साहिबा, एग्जीक्यूटिव रुकन रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैम ये बताइए कि कारोबारी आपने इस जो आप कारोबार कर रही हैं, पहले ये बताएं सबसे कि इसमें आपने कदम कब से रखा? वर यू सिंगल, मैरिड थी, किसने आपको सपोर्ट किया? स्टार्ट में आपको चैलेंजेस कौन से दरपेश थे? बिजनेस मैंने शुरू किया 2014 से। वैसे बैंकिंग करियर, बैंकर हूँ मैं। तो वो मेरा सफ़र जो करियर का शुरू हुआ था वो 2004 से। और सबसे पहले जो मुझे सपोर्ट किया था काम करने के लिए, क्योंकि मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो हमारे पुराने दौर के हैं थोड़े हम, तो उसमें सपोर्ट इतना नहीं होता था। बिल्कुल। सो मैंने एडवांटेज लिया कि मैं अपने डैडी की लाडली थी, तो इसलिए सपोर्ट मम्मी ने और सब ने मिल के पुश किया। और फिर डैडी ने मुझे अपने दोस्त के पास ही भेजा और उन्होंने मुझे हायर कर लिया। अच्छा, आई डिडंट नो दैट कि आप मेमन हैं।
Yeah. सो मेमन का तो पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो है ना खून में दौड़ता है बिजनेस जी। सो कितना आपको लगा कि आपकी जो है ना वो एक जनरेशन में जो आता है, एक ब्लड लाइन में आपके जो है ना फोकस होता है टुवर्ड्स बिजनेस और नंबर्स गेम अच्छी होती है, उसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ? कितना बचपन से अब तक का फ़ायदा है। तभी आपने बैंकिंग फील्ड भी चूज़ की। और एक्चुअली कराची में बेस थी ना मैं, तो वहाँ पे हम सब एम्प्लॉय होते हैं, पर एट द सेम टाइम हम एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, क्योंकि हम बिजनेस के टाइम के हिसाब से सारे मामलात देख रहे होते हैं, क्योंकि टाइम इज़ वेरी क्रूशल। तो वहाँ पे नैनो सेकंड्स के ऊपर आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको ऑपरेशंस की एग्जीक्यूशन देखनी पड़ती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं बिजनेस की। तो मेरे ज़्यादातर क्लाइंट्स भी मेमन थे। मेमनी बोलना भी मुझे मेरे क्लाइंट से सिखाया। अच्छा, वेरी नाइस। सो नौरीन साहिबा, पाकिस्तान में हम देखते हैं तो माशाल्लाह से बहुत रुझान है ख़वातीन का टुवर्ड्स बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, टुवर्ड्स स्मॉल सेटअप्स, टुवर्ड्स जॉब्स एज वेल। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कम है और ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं थ्रू रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और थ्रू द बिजनेस कम्युनिटीज़ क्या हो रही हैं हमारे शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी में, ज़रा प्लीज़ बताइए। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हमंगस है, क्योंकि जिस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं आगे, टेक्नोलॉजी का बहुत पाइवटल रोल आ गया हर चीज़ में। और बहुत सारी ख़वातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो घर बैठ के भी रसाई है उनको बहुत सारे एवेन्यू पे, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर रावलपिंडी चेंबर हो गया या मेरी पाकिस्तान HVACR सोसाइटी होगी, हम सब वहाँ पे हाइब्रिड काम करते हैं। दोज पीपल जो आ सकते हैं वो आएँ फिज़िकली, और जो नहीं आ सकते वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें और अपने साथ कोलैबोरेट करें। मतलब आपको मतलब जान के शायद खुशी होगी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के दौरान में हमारे PM साहब ने जो अनाउंस किया था, तो हम फिज़िकली गैदरिंग नहीं कर पा रहे थे, बट हमने कॉमस्टेक के साथ OIC कंट्रीज़ के साथ वुमेंस डे पे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज़, तो वो सारा कुछ किया और उस पर काफ़ी लुक्रेटिव डॉक्यूमेंट भी बना और लुक्रेटिव नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन भी हुआ। अच्छा, जो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बट जो एक छोटी सी थिन लाइन है ख़वातीन के लिए, हमें शुरू कहाँ से करना है ये हमें समझ नहीं आता। उसके पीछे मैं ज़्यादातर, क्योंकि मेरा अपना CSR SDG 5 जेंडर इक्वालिटी या जेंडर बैलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेरा फोकस है, एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। सो अंडर दैट सिनेरियो मैं सारी ख़वातीन से ये कहती हूँ कि आपको सबसे पहला, क्योंकि मेरे फादर मेरी आवाज़ बने थे जब मैंने शुरू किया, शादी मैंने उस शख्स से की जिसको मैंने पहले दिन से बताया था कि मैं काम करूँगी, और वो उस तरह का विजडम था उनका कि वो आज दिन तक मेरे साथ खड़े हुए हैं, और अब मेरा बेटा भी मेरे साथ खड़ा है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपना स्वॉट पता हो, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या सलाहियतें हैं और हमारी क्या वीकनेसेस है, और जिस इन्वायरमेंट में हम मौजूद हैं, जो घर का सबसे बड़ा मसला होता है हमारा, वो इन्वायरमेंट में कौन से की एलिमेंट्स हैं जिसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए अपना बिजनेस चूज़ करना है। तो वो अगर हम कर लेते हैं तो हमारे इन्होंने शुरू में जिक्र किया था कुछ स्ट्रगल्स का, आई एम श्योर आपको भी काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी होंगी। क्योंकि इनिशिएट जब भी हम कहीं से करते हैं तो हमें मुश्किलात दरपेश ज़रूर होती है, और उसमें ख़ास तौर पर एक जो प्रॉब्लम आती हैं, मैं एज ए गेस्ट एक मॉर्निंग शो में गया हुआ था, वहाँ पर ख़ातून थी, उनकी जानिब से काफ़ी इस पर एम्फेसिस था कि हमें जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की तो बाद में बात करूँ, इक्वल सैलरी भी नहीं दी जाती, ठीक है, और बिज़नेस में हम जब CEO की सीट पर होती हैं तो हमारी काबिलियत पर भी जो है उस तरीके से भरोसा नहीं है। ये ऐसा क्यों है वैसे? आपने क्या इसकी रीज़न क्या निकाली है? बस मेल सेंट्रिक सोसाइटी है या कुछ और भी रीज़न है? एक्चुअली हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का हिस्सा हैं, और इक्वालिटी की जगह हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड आपको पता है इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। So आपको ये लगता है कि इक्वालिटी बेस पे बात होनी चाहिए, इक्विटी बेस पे होनी चाहिए, जिसका जितना मेरिट है। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे केस में चूंकि मेरे पास बैंकिंग एक्सपोजर है प्लस मेमन खून है, सो हमारे पास बिजनेस और एक्सपोजर दोनों बहुत ज़्यादा है। हमारे पास मैंने सिंडिकेट फाइनेंसिंग की हुई है, मैंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की हुई है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, पॉलिसीज एंड पैरामीटर्स मालूम है। तो मुझे जो चैलेंज आया है कि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपोजर वाली क्यों हूँ, मैं सवाल क्यों उठाती हूँ, मैं अपने राइट के लिए प्यार मोहब्बत से पोलाइट बट फर्म क्यों लड़ती हूँ, क्योंकि पोलाइट बट फर्म होना बहुत ज़रूरी है। मैं चिल्लाती नहीं हूँ। आई बिलीव इन द पावर ऑफ
productive competition. I do productive competition. I give opportunities to all my women entrepreneurs. क्योंकि देखिए जब तक मुझे अपॉर्चुनिटी का ज़ख़ीरा नहीं पता होगा मैं अपनी काबिलियत को एक्सप्लोर नहीं कर सकती और मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरी वीकनेस क्या है। हमारे मज़हब में सबसे पहला जो लफ्ज़ कहा गया वो कहा गया इकरा। इकरा और इकरा, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी रीजनिंग है। और मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेचती हूँ, ठीक है ना, मेरे पास एक बहुत बड़े ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, सो आई एम नॉट एन इंजीनियर बट मैं बेच रही हूँ माशाल्लाह से 3,500 टन का प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा हमने एग्जीक्यूट कर लिया है इन F10 इस्लामाबाद। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे ब्रांड के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं ये कैसे कर सकी? आई एम अ बिजनेस पर्सन, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बेचना है। तो पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं उस फील्ड में डिग्री हो, मेरे अंदर हौसला होना चाहिए कि मैं उसको वो पढ़ सकती हूँ, उसको समझ सकती हूँ और मैं आप और आपका दरवाज़ा खटखटा सकती हूँ कि प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करें ये कैसे होगा। सीखने की उम्र कभी भी ख़त्म नहीं होती, सीखने का अमल हमेशा जारी रखना चाहिए। अब मैं ड्राइंग्स पढ़ सकती हूँ, आप मुझे सॉफ्टवेयर पे लगा दें, मैं सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन भी मोर और लेस कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा कोई मसला करेंगे तो आई कैन डू एवरीथिंग, अल्लाह का शुक्र है। तो वो शऊर बहुत ज़रूरी है। और ख़वातीन को जो चैलेंजेस, मेरा तो चैलेंज मैंने आपको बता दिया कि मैं ज़्यादा क्यों एक्सपोजर वाली हूँ और प्लस मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी से पहले मेरे डैडी की वजह से, शादी के बाद मेरे मियाँ और मेरा अपना। बहुत अच्छा पॉइंट किया, ये नेटवर्किंग होना कितना जरूरी है आज के दौर में। इतना ज्यादा जरूरी और है, सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, मतलब आप किसी भी फील्ड में हैं, एवरीथिंग। हाँ, मैं बैंक जाती हूँ, मुझे लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। मतलब इट्स नॉट अ वेरी पीआर एंड नेटवर्किंग वेरी नाइस टू, मतलब उस पर कुछ इतना फखर नहीं होना चाहिए मुझे, लेकिन एक्चुअली होना भी चाहिए। हाँ, मतलब आप सोचे मैंने एक जमाने में, मतलब अगर ऐसे मुल्क में अब हम रहते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है, सॉरी, लेकिन हाँ जहाँ पे हम इसके कह सकते हैं कि हमें फायदा है तो हमें फायदा है, व्हाई नॉट। हाँ, अब जहाँ हम नुकसान उठा रहे हैं वो भी तो हम कह ही रहे हैं ना कि पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से हम कितना नुकसान उठा रहे हैं, तो उठा तो रहे हैं। मुझसे भी जब यूनिवर्सिटी में बुला के कोई पूछा जाता है कि कोई टिप्स दें, कुछ दिन, तो मैं तो सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि नेटवर्किंग, नेटवर्किंग एंड नेटवर्किंग। आप लोग पीआर जितनी अपनी बढ़ा सकते उतना बढ़ाएं, क्योंकि आप काबिलियत हासिल कर लें, उस काबिलियत के बावजूद आपको वो पोजीशन, वो जगह नहीं मिलती, क्योंकि वो दूसरे साहब हैं और वो किसी के एमएनए के बेटे हैं, ठीक है, या वो हैं, और वो इस तरीके से जो है ना वो सीट उनको मिल जाती है। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ विद योर परमिशन मैं ऐड करूँ, बहुत अहम बात बोली आपने। नेटवर्क बनाएं, लेकिन हम जिस एरा में आ गए हैं ऑन द सोशल्स, हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं। पहले एक ज़माना था कि हमें वैल्यूएबल अपने आप को दिखाने के लिए हमें वहाँ पे फिजिकली जाना पड़ता था। अब हमें अपने आप को वैल्यूएबल थ्रू स्ट्रैटेजी के तहत अपने सोशल मीडिया को चलाएं। इसको प्लीज़ पर्सनल जो होती है ना, रिक्रिएशनल, हमारी जो बर्थडेज और ये तमाम चीज़ें, अगर बर्थडे का भी टच दे रहे हैं या कोई सोशल गैदरिंग का, उसको लिखें थोड़ा सा प्रोफेशनल, तो वो उससे आपकी नेटवर्किंग की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है। सो टिल डेट मैं बचपन से अब तक जो है ना बहुत स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं 13 साल की थी तब से आई वांटेड टू डू समथिंग इन लाइफ, और आज जिस अब उम्र का हिस्से में आगे माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, आपने वैसे आपकी इंडस्ट्री में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी इवन लोग, लड़कियां आती होंगी बिजनेस आइडियाज़ लेके या फिर स्ट्रगल कर रही होंगी विद देयर बिजनेसेस, सो आपके पास क्या स्टोरीज आती हैं एंड देन हाउ यू कैटर देम आगे परस्यू करने के लिए उनको? अच्छा, इसमें बहुत डिफरेंट तरीके की स्टोरीज आती हैं। एक जैसे अभी रिसेंट हमारे पास वी आर द ओनली चैम्बर जिसके पास वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर भी है, तो वहाँ पे जो बच्चियाँ आती हैं वो हमारी मेंबर्स नहीं होती हैं। some are single mothers, some are divorced, some are widows, या कोई not married but want to do something। तो हर लेवल के, हर तरह के ख़वातीन आती हैं। अच्छा, जब रावलपिंडी चैम्बर के रियाया के अंदर जब आप आ जाते हैं, उन्हीं लोगों के अंदर आते हैं, तो एक तो एज एन ऑब्जर्वर आप हमारी सारी मीटिंग में बैठ सकते हैं। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन से बंदा सीखता है, क्योंकि जितने भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे चेयरमैन्स हैं ऑफ द कमेटी, चेयरपर्सन्स ऑफ द कमेटी हैं, तो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी के बिल्कुल हमारी अपनी मीटिंग्स होती हैं। जब उसमें बैठते हैं तो वो इंडस्ट्री के लोग भी आते हैं, तो उनके जो रियल हार्डकोर इश्यूज हैं, अगर आप सिर्फ उसको सुने
और उसको जिस तरीके से वो एड्रेस करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे जितने भी लोग एड्रेस करते हैं जो भी इंडस्ट्री के अंदर, वो पढ़ते हैं और तहम्मुल से अपनी पीआर इस्तेमाल करते हैं और डिबेट करते हैं ऑन द टेबल। ठीक, क्योंकि ऊंची आवाज़ में बात करके काम नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने कभी किसी को चिल्लाते हुए नहीं देखा इस तरह से। जब भी काम हो, क्योंकि ख़वातीन जब जाती है ना, जैसे अगर एफपीआर चले गए, कस्टम में चले गए, जिस भी डिपार्टमेंट में चले गए, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, मैं बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन विथ एक्सपोजर, तो देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द सेल्स टैक्स। तो मैं जब गई तो मुझ पे ना चिल्लाया एक शख्स ने। मैंने कहा आई वांट टू सी द हेड। उसने कहा कि ये तो भरना पड़ेगा आपको। मैंने कहा भर लेंगे, पहले मिलवा तो दें, लेट मी टॉक टू हर, कोई मेरा भी तो एक। तो वो खामोश हो गए और वो मुझे मिलने नहीं दे रहे थे, ठीक है, क्योंकि आई डिड माई पूरा होमवर्क। ओके। और उसके बाद फिर जब शोर ज़्यादा मचा, जाहिर है अगर कोई मुझ पे चिल्ला रहा है तो मेरी आवाज़ भी डबल हो सकती है। एंड देन आई एम अ वुमन। वुमेन विद ब्रेन्स इज़ अ वेरी वेरी यू नो खतरनाक कॉम्बिनेशन। तो वो फिर खातून ही बैठी हुई थी अंदर, शी केम, और उसके बाद देन शी टुक मी, पानी वानी पिलाया, और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी क्वेरी सुनी और उसके बाद उसको एमिकेबली एड्रेस किया, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार थी। जो बाहर लोग थे वो सुनना चाह रहे थे और ना सुनाने देना चाह रहे थे। एग्जैक्टली। नौरीन साहिबा, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरी भी इस्लामाबाद रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है और बड़ा करीब से मैंने ऑब्ज़र्व किया दोनों चैम्बर्स को, एक तरफ इस्लामाबाद चैम्बर, दूसरी तरफ रावलपिंडी चैम्बर। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। इस्लामाबाद चैम्बर्स में कल के लोग भी आके आज के प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे एग्जांपल मैंने देखी हैं, ठीक है, और मेहनती लोगों ने भी ये सीट्स हासिल की हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं देखूँ रावलपिंडी की तरफ, तो वहाँ पर जो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है, दे आर रिमार्केबल बिजनेस पर्सनालिटीज़, ठीक है, चाहे मैं नदीम साहब की बात करूं, चाहे उस्मान साहब की बात करूं, साकिब, जाहिद लतीफ़ साहब, सुहेल अल्ताफ़ साहब, मतलब इंडस्ट्री के वो लोग जो इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं। सो उसकी वजह क्या, एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो लोग हाईलाइट होकर वहाँ पर जब पहुँचे हैं तो वो दिमाग इतने हो गए हैं, या आप लोगों की आपस की जो है ना, मैं कहता हूँ कि वो एक जो साथ है वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से वो आप लोगों का रवात इंडस्ट्रियल जोन जो है वो भी काम कर रहा है। वजह क्या आपको? इट्स अबाउट द विजन, इट्स अबाउट द विजन। ग्रुप का विजन एक है हमारा, जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं ना जो आते हैं, तो हमारा मियाँ परवेज़ असलम ग्रुप है, जिसके नॉमिनीज आप देखते हैं एट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स थ्रू इलेक्शन। फेयर इलेक्शन होता है और बड़ा खतरनाक किस्म का इलेक्शन होता है। और लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगती है कि कभी एक दूसरे के खिलाफ मैंने कोई देखी नहीं। अल्लाह का शुक्र है, हम इसके लिए बहुत थैंकफुल हैं हमारी लीडरशिप के लिए, विच इज़ ग्रुप लीडर सुहेल अल्ताफ़ साहब हैं, फिर हमारी गैलेक्सी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, उन सब की मशावरत से ही काम होता है। आप मुझे ये बताएं कि कोई जो इस वक्त हमारे नाजरीन सुन रहे हैं उसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन जो आना चाहती हैं वो कैसे आप लोगों से रब्ता करें? डायरेक्टली वॉक इन चैम्बर कर लें या क्या करें? डोर्स आर ऑलवेज ओपन, वॉक इन करें। हमारा कॉन्सेप्ट है एग्जीक्यूटिव ऑन ड्यूटी, क्योंकि हमारे 3 ऑफिस बेयरर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और उनके साथ काबीना में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स होते हैं विच आर 20। तो वो हम 20 एग्जीक्यूटिव हर रोज़ जो है मौजूद होते हैं वहाँ पे, सुबह 10 से लेके 5-6 बजे तक वहाँ पे होते हैं। अगर कोई आता है तो जैसे ही हमारा चेम्बर एंटर करते हैं, लेफ्ट रूम, फर्स्ट लेफ्ट रूम एग्जीक्यूटिव ऑन ड्यूटी है, वहाँ पे जो भी शख्स मौजूद होगा वो आपकी फैसिलिटेशन के लिए मौजूद होगा। इट्स नो प्रॉब्लम। आप कुछ भी नहीं जानते तो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपका इतना एक्सपीरियंस है और इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जब आप डिफरेंट बिजनेसेस को सपोर्ट भी कर रही हैं, उनकी फंडिंग कर रही हैं और दूसरी तरफ खुद बिज़नेस माशाल्लाह से रन कर रही हैं, इस वक्त आपको क्या लगता है कि मार्केट में नीड जो है वो किस चीज़ की ज़्यादा है जिसकी तरफ लोगों को आना चाहिए? आया वो टेक के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स में कोई ऐसी चीज़ है, ई कॉमर्स की तरफ आना बहुत ज़रूरी है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा गैप फिलिंग प्रोडक्ट्स कुछ आपने अगर हाईलाइट किए हो तो प्लीज़ बताइए। स्पेशली जो यंग जनरेशन इंटरेस्टेड है बट उनको एक पाथवे नज़र नहीं आ रहा है या फिर उनको क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, क्लैरिटी सबके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो लिंक्डइन के ऊपर सर्वेज आते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है,
तो वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वेस बहुत ही वाइबल होते हैं, तो वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। उसमें हमें नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, करंट एरा है ही टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी, डाटा सेंटर्स डिज़ाइन कैसे करने हैं, उसका हार्डवेयर, चिप्स, XYZ, इसकी कूलिंग हीटिंग कैसे होनी है, उसके लिए टेक की स्टडी होना ज़रूरी है। टेक की स्टडी मतलब स्किल तो होनी ज़रूरी है ना। कोई ना, आप जिनके पास वो स्किल्स नहीं है तो इसके अलावा भी इंजीनियरिंग की भी बहुत बड़ी डिमांड है, बिकॉज देखें जिस तरह से तो हमारा इंजीनियर रो क्यों रहा होता है? सर काम करना होता है ना, तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना। किसके लिए? काम करने के लिए, ये नहीं चाहिए होता? देखिए पैसा तो हमेशा से फकदान ही रहा है। हाँ। जितना भी रईस से रईस बंदा आप देख लेंगे, उसके लिए भी पैसा कभी पूरा नहीं पड़ा। हाँ, तो आपको हमेशा मैनेज करना होता है। आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाएं कि अगला आपके साथ काम करने के लिए, क्योंकि कोई भी मुफ्त में फी सबीलिल्लाह कभी कुछ काम नहीं करेगा। प्रोडक्ट के हवाले से आपको मैं बताऊं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हमारे पाकिस्तान की सिर्फ बात कर रही हूँ, सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, कि 7 5-स्टार होटल्स इन नेक्स्ट 3 years आपके पास अप एंड रनिंग चाहिए आपको। अच्छा, रिसोर्स का है, कहाँ है हमारे पास हाउसकीपिंग, कहाँ है हमारे पास कस्टमर सर्विस, हमारे पास होजरी का स्टाफ नहीं है, ठीक है। इसके साथ रेलेवेंट इंडस्ट्रीज जो आपकी है, आपको बेडिंग चाहिए, आपको क्रॉकरी चाहिए, हेल लॉट ऑफ थिंग। ये सिर्फ एक सेगमेंट की बात कर रही हूँ। अभी जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपको सिविल के चाहिए, स्ट्रक्चर के चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इंजीनियर्स चाहिए, कहाँ है ट्रेनिंग? ये सिर्फ एक सेगमेंट की बात कर रही हूँ। मतलब जिस तरह से आप एग्रीकल्चर साइड पे एग्री टेक के ऊपर इतना जबरदस्त किस्म का बहुत काम हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज, माने कि कोल्ड स्टोरेज को डिजाइन से लेके एग्जीक्यूशन तक जो पूरी सप्लाई चेन की लॉजिस्टिक्स है, उसके बंदे ट्रेंड। तो आपको काम करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात, ये तो मैंने तुम्हें प्रोडक्ट्स बता दिए ना, मेरे पास मतलब जब मैं बैठती हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए सिरा। बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि हमारे बच्चे काम करने की जो इन्वायरमेंट दे रहे हैं उन्हें, ठीक है, जो स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर मम्मी डैडी बना दिया है। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं एसी वाले रूम। यार आपको बाहर जाना है, गर्मी में पसीने में अपना हाल बेहाल करना पड़ेगा, वरना क्या कहते हैं, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। बात तो ठीक किया। तो हर कोई बनना चाहता है वैल्यूएबल। मेरा नेटवर्क है, मेरे उस्मान शौकत साहब जो मेरे प्रेसिडेंट हैं, जेम ऑफ अ पर्सन, very मतलब great example of empower, delegate and lead. You want to do something productive for the community, do it. I'm standing by you. कौन इतना ज़र्फ रखता है बोलने का? मतलब ऑफिस बेयरर्स तो है ही हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को उनको ये थे, जो करना चाहते हो टेल मी फॉर द कम्युनिटी। हमारे सारे एग्जीक्यूटिव्स ने सारी चीज़ें की हैं जो वो करना चाहते हैं। स्टिल वी हैव 6 months डाउन द लाइन एंड वी आर डूइंग इट जिस तरह करना चाहते हैं। एक चीज़ आखिरी प्रोडक्ट्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि मार्केट इज़ ह्यूमंगस। शराकत में बरकत है, दीन भी सिखाता है। शराकत के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसके लिए हमें अपना दिल बड़ा करना होगा इन करंट सिचुएशन। होली सोली चाहिए हमें, हैं? होली सोली चाहिए। हमने कहा हम ही खाएंगे, किसी और को नहीं खाने देंगे। हम री इन्वेंट द व्हील करते हैं। री इन्वेंटिंग द व्हील के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। दूसरा कोलैबोरेशन, आपका नेटवर्क बना हुआ है, आपको रीइन्वेंट। अब कल मेरी एक मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपका नेटवर्क बना हुआ है। वो मुझे कहते हैं कि यू कम इन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड लेट्स कोलैबोरेट ऑन दिस पार्ट। वेरी बिग थिंग, क्योंकि वो कह रहा है मैं रीइन्वेंट करता हूँ तो मुझे 5 साल लगेंगे रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप इट्स जस्ट लाइक नेटवर्क। चेन टूटी तो वो अगर आप और मेरी चेन टूट गई, नजम को निकाल दिया, आपसे मैं डायरेक्ट होगी, लेकिन वो जुड़ेगी नहीं उस तरह से। बिल्कुल ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये एक बहुत बड़ा परेशानी का मामला है। तो पीपल स्किल सबसे टॉप पे लोगों से काम करना। डू यू गाइस प्रोवाइड कि मतलब लेट्स सपोज आप लोगों का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, अब सपोज आपने जैसे होटलिंग की बात की, डू यू गाइस ट्रेन फॉर दोस, क्या आप उसके लिए ट्रेनिंग्स दें? और दूसरा मेरा उसी के साथ सवाल ले लें कि सपोज समवन हैज़ एन आइडिया कि मैं ये चीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बट वो उसके साथ उसको नेटवर्किंग लोगों से मिलवाना, उनको कोलैबोरेट करवाना, उसके लिए वो आपसे हेल्प लेने के लिए आए कि आप मुझे इन चीज़ों में हेल्प कर दें। सो डू यू गाइड देम विद अ प्लान कि यू नो आप इस प्रोसेस को कैसे लेके चल सकते हैं? जी बिल्कुल। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, उस पे आना पड़ता है।
ठीक है, और नेटवर्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी। जैसे अभी इंटरनेशनल वुमेंस डे हम सेलिब्रेट करेंगे ऑन द 14th of April इन रावलपिंडी चैम्बर। तो उसमें हमने इनवाइट सबको भेजा है। ठीक है। अब जो वहाँ पे आएंगे उन्हें पता है कि वो किन किन लोगों से उन्होंने नेटवर्क बनाना है और फ्यूचर में आगे चलना है। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, हमें भी बुलाइएगा 14 वुमेन्स डे पे, मैं भी जाऊंगी डेफिनेटली। नौरीन साहब, आपको कभी मौका मिले जेनजीज का इंटरव्यू करने का? मेरे साथ काम करते हैं। जॉब इंटरव्यू। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? प्लीज टेल अस अबाउट दैट। ये जो फील किया जाता है मिलेनियल्स की तरफ से या बूमर्स की तरफ से कि जेनजीज निकम्मे हैं, ये कहा जाता है। और ठीक है, मैं इससे एग्री नहीं करता। या फिर उस तरह समझते नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कहा जाता है कि वो लोग होते सीरियस नहीं है अबाउट देयर पर्टिकुलर जॉब्स एंड थिंग्स। मेरा ये ख्याल है कि उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता। हाँ, अदरवाइज दे आर वेल कंसंट्रेटेड। जरा मिथ्स के ऊपर बात तो करें। अच्छा देखें, मिलेनियल्स तो फिर भी वो तो समझते देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने ही देखा है वो ट्रांजिशन उस वक्त से अभी तक। के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि जेनजीज जो है ना वो आइडलाइज करते हैं, वो इंस्पिरेशन लेते हैं, और जिससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं उसकी वो बात सुनते हैं और उसके बाद वो काम करते हैं। देखो, अगर किसी को मैं कहती हूँ ना कि अगर गर्मी है और मैं कहती हूँ कि जाओ मार्केट सर्वे करके आओ फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, अगर मैं खुद भी गर्मी में उनके साथ एक एग्जांपल मैंने उनको दे दिया उनकी टीम के 2 लोगों से, सुबह 9 से लेके 5 बजे तक विदाउट खाए पिए गर्मी में मैंने सर्वे कर लिया खुद, वो मुझे आइडलाइज करते हैं। मैं जब उनको कहती हूँ कि बेटे कर लिया काम, वो मेरा काम विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम वो करते हैं। क्योंकि आइडलाइज करवाने के लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। आप खुद भी कह रहे हैं? खुद भी करें ना, सीइंग इज बिलीविंग। क्या मैसेज देना चाहेंगी आज जाते जाते हमारी जो नौजवान नस्ल है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों, कुछ करना चाहते हैं लेकिन आगाही नहीं है या समझ नहीं आ रही? अपने आप से ऑनेस्ट हो, अपनी काबिलियत को बहुत इम्पोर्टेंस दें और उसके हिसाब से जो स्ट्रेटेजिक मार्केट में गोल्स हैं, अपना विजन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे, जितनी भी टक्करें मार लें। तो स्टे फोकस एंड डू गुड, रिस्पेक्ट एवरीबडी, एंड वन लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस धरती माँ में आप हैं उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि माशरा आपको अपनी धरती माँ की वजह से पहचानता है। जिधर भी जाएंगे यू विल बी अ सेकेंडरी सिटीजन। सो लव पाकिस्तान दिल से। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैम आने के लिए। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे PSL 11 के हवाले से। PSL के कल 10वें मैच में हमने देखा कि लाहौर से ये मैच था, जहां पर इस मैच में कराची किंग्स ने रावलपिंडी को 5 विकेटों के साथ शिकस्त दे दी है। रावलपिंडी अभी तक जो है वो कोई फॉर्म में बेहतर नहीं आ सकी, इतना स्कोर बनाने के बावजूद अभी तक कोई भला नहीं हो सका। रावलपिंडी की जानिब से दिया गया 198 रन का हदफ कराची किंग्स ने 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर हासिल किया, जबकि कराची किंग्स की जानिब से आजम खान ने 34 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की बदौलत 74 रन्स की धुआंधार इनिंग्स खेली और कप्तान डेविड वार्नर ने 50 रन्स बनाकर पवेलियन की जानिब जो है वो लौटे। सलमान अली आगा 29, जबकि मोहम्मद वसीम 23 रन्स बनाकर आउट हुए हैं। और कराची किंग्स में मुकाबलों का सिलसिला जारी है। कौन सी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल एनालिसिस के लिए हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ताबिश। अस्सलाम वालेकुम अली, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अली, कैसा लग रहा है PSL को देखकर? 11वें एडिशन में 2 टीमों का भी इजाफा हुआ है। ओवरऑल अभी तक का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? ओवरऑल तो क्या कहते हैं, बड़ी मिक्स सी फीलिंग्स चल रही थी, लेकिन ओवरऑल क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पिछले 2-3 मैचेस में काफी बेहतर हो गई है शुरू के 3-4 मैचेस के सामने। 2-3 हमें नेल बाइटर्स देखने को मिले हैं, लास्ट ओवर फिनिशेस देखने को मिल रही हैं। और तो कल भी जो अभी आपने जिक्र किया है कराची वर्सेस पिंडी का, वो भी थोड़ा सा लास्ट ओवर ही था, लेकिन वो उस तरह से नेल बाइटर नहीं था
कि फंस जाएगा या वो पता लग गया था हमें 2-3 ओवरों पहले कि कराची जीत रहा है। बट ओवरऑल हैप्पी विद क्या कहते हैं कि जिस तरह से क्रिकेट बेहतर होनी शुरू हो गई है पिछले 3-4 मैचेस में, और अच्छा, बस क्राउड की कमी है जो है ना वो महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड, हाँ मतलब क्राउड की कमी है, और क्राउड को मज़ा ही तब आता है जब छक्के चौके लग रहे हों। पिचेस कैसी आपको नज़र आ रही हैं? लोगों का तज्जिया ये है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग पिच जो है नज़र आ रही है, 226 रन, और फिर वो भी जो है ना वो टारगेट अचीव हो जाता है। तो ये कैसी लग रही हैं पिचेस आपको कराची लाहौर की? 125 का टारगेट भी मुश्किल हो गया था, तो मतलब अप एंड डाउन है पिचेस ऑब्वियसली। हमारे पास क्योंकि ऑस्टेरिटी हम दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को, और कर भी रहे हैं उस तरीके से कि हमने वेन्यूज लिमिट कर दी हैं। और ऑब्वियसली कजाफी में अब बेशक 8 पिचेस तैयार हुई हैं, लेकिन अब 8 के 8 पे मैच नहीं करा सकते। आपको दरमियान वाली सेंटर वाली 3-4 पिचेस ही हैं जिनके ऊपर सारे मैचेस कंडक्ट कराने हैं। और मौसम भी ऐसा है कि मौसम की वजह से जो है ना मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा क्रिएट हो रहा है, हाँ, ये नमी बात है थोड़ी कि ज्यादा है। मॉइस्चर वैसे और बहुत ही ज़्यादा होगा। इज इट इफेक्टिंग कि जिसकी वजह से या तो हम देखेंगे फील्डिंग में कोई कोताही हो रही हो क्योंकि मॉइस्चर की वजह से हो जाती है, या फिर ये है कि बैटिंग वाली पिच ज़्यादा इसलिए बेहतर बन रही है क्योंकि मौसम ऐसा है? इज इट इफेक्टिंग द ओवरऑल सिचुएशन? देखिए, द वेदर अफेक्ट्स द गेम नो मैटर व्हाट, क्या कहते हैं कोई बात करें, लेकिन इट अफेक्ट्स। उससे ड्यू भी क्रिएट होती है, उससे मॉइस्चर भी क्रिएट होती है, पिच का बिहेवियर चेंज होता है। पिच कभी हार्डन हो जाती है, कभी स्पंजी हो जाती है, कभी लो करती है। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं लाहौर के अभी तक मैचेस में। हमने लो बाउंस भी देखा है, हमने टर्न भी देखी है, हमने क्या कहते हैं स्पंजी बाउंस भी देखा है। कोई बॉल बैठ रही है, कोई उठ ज्यादा रही है, बिल्कुल परफेक्ट बल्ले पे बैट नहीं आ रहा। आप कल का मैच भी अगर नोटिस करें तो डेविड वार्नर को भी थोड़ा टाइम लगा, आजम खान को भी थोड़ा टाइम लगा कि फौरन से बॉल को देख के छक्के मारने नहीं शुरू कर दिया। उन्होंने पहले एनालाइज किया पिच को, उसके बाद उनकी हिटिंग स्टार्ट हुई। सो इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं। नो, इट हैज समथिंग फॉर एवरीवन। आप हसन अली की बॉलिंग देख लें, आप बॉलिंग अच्छी कराएंगे, आपको विकेटें भी मिलेंगी, आप रन भी कम देंगे। सो देयर इज रिवॉर्ड फॉर whoever is showing their skill properly। तो मैं ये अगेन पूछना वही चाह बात रहा था है कि कि क्वालिटी अभी ऑफ तक क्रिकेट जब आप अपने आप को अप्लाई करते हैं तो बेहतर होती है। अभी तक बॉलिंग में आपको कौन सबसे जो है वो अच्छा किस टीम का नज़र आ रहा है? क्योंकि हसन अली भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसने हारिस रऊफ में भी अच्छा परफॉर्म किया। ओवरऑल क्या कहते हैं एज अ बॉलिंग यूनिट, मुल्तान सुल्तान्स एंड कराची किंग्स की अभी तक सबसे बेहतरीन बॉलिंग रही है। लाहौर भी आता है उस समवट उसमें, लाहौर की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन ये कि कुछ थोड़ा सा उन्होंने लीवे दिया है अपने बॉलिंग से। कल वाले मैच में खास तौर पे आई डोंट नो क्या मसला था, लोग काफी ये कह रहे थे जो देख रहे थे कि कजाफी की लाइट्स में कोई मसला है। कजाफी स्टेडियम में बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप होते हैं। वो आजम खान के भी 3 कैच ड्रॉप हुए। वो मैं जब आप उनके स्टैट्स बता रहे थे तो आई थिंक इट इज वर्थ मेंशनिंग कि उन्होंने 6 छक्के मारे, 6 चौके मारे, उनके 3 कैच ड्रॉप भी हुए। अगर वो 3 कैच ड्रॉप ना होते तो ना वो 6 छक्के होते, ना वो 6 चौके होते, ना उनका वो उस तरह का स्कोर होता। तो वो आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ द स्टैट इन दैट सेंस। बट क्या कहते हैं ओवरऑल ग्राउंड को या क्रिकेट को अफेक्ट करने के लिए वेदर ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जैसे आज क्या कहते हैं पूरे दिन बारिश की प्रेडिक्शन है, सो हो सकता है आज शायद मैच भी ना हो पाए। बट देन अगेन कि आपको अपना स्किल दिखा के अच्छी बॉलिंग करनी है। एडम ज़ैम्पा बहुत अच्छी बॉलिंग करने हैं। मुल्तान के कैप्टन एशटन टर्नर ने अपनी बॉलिंग बहुत अच्छी इस्तेमाल की है। ओके अगर हम देखें तो मुल्तान सुल्तान जो है वो अब तक आज, क्योंकि मुल्तान और लाहौर का आपस में मैच है, तो मुल्तान अभी तक 2 मैचेस खेला है और दोनों में कामयाबी रही है, जबकि लाहौर कलंदर जो है ना वो 1 मैच में कामयाब रही है। ताहम 1 मैच में जो है ना वो नाकामी का सामना करना पड़ा है। सो क्या आज की एक्सपेक्टेशन है, अगर मैच होता है तो इन दोनों टीम्स की क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं? माय बेट वुड बी ऑन मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग बैटिंग एंड बॉलिंग यूनिट एज अ टीम वो दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको कोई बहुत ज्यादा बड़े नाम ना भी दिख रहे हो, आप फरहान की बैटिंग देख लें पिछले मैच की, मोमिन कमर की बॉलिंग देखें, अराफात मिनहास का ऑल राउंड स्किल देखें, एशटन टर्नर की कैप्टनसी देखें। एज अ टीम वो बहुत अच्छा जैलिन करके, ऑल्दो ये पुरानी मुल्तान सुल्तान नहीं है, ये नई मुल्तान सुल्तान है, जो कि पिछला स्ट्रक्चर ही नहीं है मुल्तान सुल्तान वाला, कोई प्लेयर नहीं है मुल्तान सुल्तान वाला। तो इसमें पिछले मुल्तान सुल्तान वाली कोई चीज नहीं है। इतनी नई टीम होके इतना अच्छा जेलिन करके इतना अच्छा परफॉर्म करना आउटस्टैंडिंग। आई थिंक हैट्स ऑफ टू मुल्तान सुल्तान।
तो मैं यही कहूंगा कि मेरे पैसे जो है ना वो मुल्तान सुल्तान्स में है। लाहौर कलंदर्स ने पहला मैच तो बहुत अच्छा खेला और दूसरे मैच में क्या प्रॉब्लम नजर आई, हालांकि जो कॉम्बिनेशन हमें पहले मैच में नजर आया, ऑल तो दूसरी तरफ हैदराबाद ने अभी नई टीम थी, वो जेलिन उस तरीके से नहीं हो सके, लेकिन प्लेयर्स उनके पास भी कमाल के प्लेयर्स मौजूद हैं। सो लाहौर कलंदर्स की क्या जो है ना वो आपको लगी कि दूसरे मैच में गलती थी, और फिर दूसरी तरफ हैदराबाद के हवाले से बताइएगा। लाहौर में प्रोबेबली आई थिंक जो कि थोड़ा सा मेंटल कंस्ट्रेंट जो आ गया था ना, जो हम आप देखा हो कि मैच से पहले एक उनके ऊपर जो है ना वो शो कॉज नोटिस जा चुका था exactly. शाहीन को भी और सिकंदर रजा को भी ऑफ वायलेटिंग ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल के ऊपर, और फिर मैच के बीच में बॉल टेम्परिंग का भी इल्जाम लग गया, फाइन भी लग गया, आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, 14 रन चाहिए थे और 5 रन की पेनल्टी मिल गई। तो मतलब और फील्डिंग भी कोई खास अच्छी नहीं थी उस मैच में, हालांकि लो स्कोरिंग वो मैच था और वो फंसावा मैच था, वो एक फिनिश होने वाला मैच। हमने तो उस दिन क्या कहते हैं किस्म की शर्त लगाई भी थी कि शायद सुपर ओवर हो जाए, बट मतलब वो चांस बन रहे थे उस तरह के, लेकिन वो मैच ओवर और लास्ट ओवर से पहले ही 5 रन की पेनल्टी मिल जाना, उसके चांसेस बहुत कम हो गए, वरना वो मैच बिल्कुल फंस सकता, 14 रन मुश्किल हो जाने थे उस ओवर में। बट हमने देखा है हारिस रऊफ को आखिरी ओवर में 14 रन खाते हुए, तो उस पर कुछ मैं मजीद नहीं कहूंगा। हैदराबाद की जहां तक बात है, तो जो बात मैंने मुल्तान की कि इतने कम टाइम में इतने नए सेटअप के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ जेल करना, अच्छा परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। हमें पता था नई टीमों की परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी, ऑल्दो रावलपिंडीज ने हैदराबाद से बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन मैच वो भी हारे हैं। नई टीम है, नया सेटअप है, स्ट्रक्चर हालांकि पुराना है, क्योंकि जो पिंडी जिस टाइम टीम है वो मुल्तान सुल्तान्स थी, उनके कोचेस, उनके कैप्टन, उनके काफी प्लेयर्स पहले से एक साथ खेल चुके हुए हैं, हिस्सा रह चुके हैं एक दूसरे का, और वो उनकी परफॉर्मेंस उससे बेहतर एक्सपेक्टेड थी, लेकिन नहीं हो सकी, मैच नहीं जीत सके। जहां तक बात आ जाती है हैदराबाद की, वही चीज जो हमने पहले देखा है, जब भी कोई नई टीम आती है, पहली दफा टूर्नामेंट खेल रही होती है, उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है अपने आप को जो है ना मुंजमद करके जो है ना आगे लेके जाना। तो वो आई थिंक हमें टेक्निकली इस टाइम 3 नई टीमें हैं, मैं हैदराबाद को भी नया, हैदराबाद तो है ही नहीं, पिंडीज भी नई टीम है, मुल्तान सुल्तान भी नई टीम है, एग्जैक्टली मुल्तान, तो 3 नई टीमें, और तीनों नई टीमें जो है ना उनके लिए अपने आप को स्टेबल करना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप एटलीस्ट गिव देम 3-4 मैचेस, बेशक वो इस सीजन में बहुत खास परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट अच्छी क्रिकेट खेलें, क्वालिटी क्रिकेट खेलें, सबको मजा आए, अपने आप को एक्सप्रेस करें। और हमें इतने प्लेयर्स खिलाने का, अपना नेटवर्क टीम एक्सपैंड करने का, प्लेयर नेटवर्क एक्सपैंड करने का मकसद सारा यही था कि हमें अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले और कंपटीशन ज्यादा हो, कि जो हमें नजर आ रहा है। पहले तो 5 टीमें होती थी, 4 आगे जानी है, फिर 6 टीमें थी, 4 आगे जानी है, तो कंपटीशन उस तरह से थोड़ा सा हल्का था। अब 8 टीमें, 4 आगे जानी है, तो अब ऑब्वियसली 50-50 चांस हो गया, वो जो कि पिछले सिस्टम से, पिछले सेटअप से काफी डिफिकल्ट, काफी कंपैरेटिव हो गया। क्या वो जो 4 स्लॉट्स हैं उसके लिए वाकई में जो रेस है ना वो टफ है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 19वें ओवर में अपने 185 रन बना लिए। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगेन इन द रेस, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को क्या हो गया? इस्लामाबाद तो ऑब्वियसली जो वो अपनी अग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए मशहूर है, और वो खेल रहे हैं उस तरीके से। वो पहले 2 मैचेस में उस तरह की फेयरनेस क्रिकेट नहीं नजर आई, लेकिन वो आ रहे हैं वापस अपनी उस शेप में, वापस अपने उस रंग में आ रहे हैं, और अच्छा लग रहा है। शादाब खान ने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। आई फील लाइक कि शादाब खान अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छा कर लेते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट पे, वो अपने आप को, अपने स्किल्स की, समीर मिन्हास मोस्ट डेफिनेटली, समीर मिन्हास, yes. ब्राइट यंग स्टार फॉर पाकिस्तान, जो कि इन द फ्यूचर, अगर आप अभी बात करें कि 2028 के वर्ल्ड कप या ओलंपिक्स में अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की टीम जाने के काबिल हो जाती है, तो जो ये नए लड़के आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें समीर मिन्हास हैं, रफात मिन्हास हैं, मोमिन कमर हैं, शामिल हुसैन हैं, मां सदाकत हैं, इन सब की जगह उस 2028 के वर्ल्ड कप में आप बिल्कुल बनती है। उसमें आपके जो हैं ये अब्दुल समद भी हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है। तो ये बिल्कुल जो है ना उन लड़कों की जगह मिली है, एंड आई होप कि वो ऐसी परफॉर्म करते रहें, उनके दिमागों में कोई गलत बातें ना करें, उनके इर्द गिर्द कोई ऐसी नॉइज ना हो जो उनको नीचा दिखाए या उनको गलत साबित करे। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो ये बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान।
अच्छा चलिए, ये तो हम ओवरऑल हमने बात कर ली ना पीएसएल की। वैसे पीएसएल इंटरनेशनल ब्रांड, बहुत ज़्यादा इसको पजीराई मिल रही है, लेकिन हमने उस दिन देखा कि जो हमारी विमेन चैम्पियनशिप में हमारी ख़वातीन लोकली खेल रही हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट का सपोर्टर रहा हूँ। मैंने जहाँ जिधर मौका मिला है वहाँ पे हमारी जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनको अप्रिशिएट भी किया है, उनको प्रमोट भी किया है, उनकी बातें भी बताई हैं, उनके गिले भी शेयर किए हैं दुनिया के साथ। उस सेटअप को अगेन ऑब्वियसली मर्दों के सेटअप के सामने तो वो प्रेसिडेंस नहीं मिलती, वो प्रेफरेंस नहीं मिलती जो कि बाकी बोर्ड्स दे रहे हैं अपनी वुमेन्स क्रिकेट को। आप वुमेन्स क्रिकेट के पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स देख लें, उनमें जो टीमें फाइनल खेल रही हैं उनको देख लें, वो एट पार मर्दों की क्रिकेट के खेल रही हैं। 300 350 रन वनडे क्रिकेट में बन रहा है, वो 170 भी नहीं, अब तो 190 200। हाँ, 226 बिल्कुल। उन्होंने। सो वही मैं बात करूं कि वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी वुमेन्स क्रिकेट उस तरह से अभी तक नहीं प्रोग्रेस कर पा रही। हाँ। वो वहां पर नहीं पहुंच पा रही, तो उसको ऑब्वियसली आपने देखें उस सेटअप को नरिश करने के लिए आपको उसको दाना डालना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए थोड़ी सी और मजीद करनी पड़ेगी, तभी जाके वुमेन्स क्रिकेट जो है ना वो मजीद फ्लरिश कर पाएगी। कि उस मतलब देखें इस टाइम पे ना एक बड़ी सैड बात यह है कि हमारी मर्दों की क्रिकेट भी इंटरनेशनल मॉडर्न डे जो क्रिकेट दुनिया में खेली जा रही है उसके एट पार नहीं है, और हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी जो इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट खेली जा रही है उस पर भी पार नहीं है उतरती। तो ये दोनों चीजों में जो है ना पीसीबी को और पूरे सेटअप को, ठीक है, पूरे बोर्ड के सेटअप को, गलती ज्यादातर पीसीबी की हमें नजर आ रही है, क्योंकि देखिए अब सपोज हम जिन लड़कों की अभी बात कर रहे हैं जो अभी खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर लेटर ऑन जब वो इंटरनेशनली जो है उस तरह टीम के रिप्रेजेंटेशन बन जाते हैं, सो तब उनकी परफॉर्मेंस हमें थोड़ी सी वीक नज़र आती है। सो आपको लगता है कि या तो वो माहौल नहीं प्रोवाइड किया जाता, या ट्रेनिंग में ऐसी चीज़ें बोल खुताइयाँ हो जाती हैं, उनको लिवरेज दे दिया जाता है, या फिर उनको प्रेशर दे के जो है तो उनके पास कोई इस तरह के कंसल्टेंट्स नहीं होते हैं कि वो अपने इश्यूज उनसे डिस्कस करके उसका हल किया जा सके? क्या लगता है आपको, क्या लैकनेस नजर आ रही है? बहुत सारे, जो आपने सब बोला ये सब है, और इसके अलावा 200 चीजें और भी हैं। देयर इज सो मच नॉइज दैट गोज ऑन इन द क्रिकेटिंग सेटअप। इतनी चीजें आप साइडों से सुन रहे होते हैं। अभी फॉर्मर कोच पाकिस्तान के रहे हैं गैरी क्रिस्टन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बात बताई। उन्होंने कहा वैसे तो मुझे बहुत मजा आया पाकिस्तान क्रिकेट को कोच करने में, मेरे साथ बड़ी जबरदस्त एक्सपीरियंसेस रहे, बट एक चीज जो मैंने फील की कि आउटसाइड नॉइज इतनी ज्यादा है कि हर हल्के से आवाज उठ के आ रही होती है और आपको समझ नहीं आता कि मैंने कोचिंग करनी है, मैंने क्या करना है। तो सेम इज द केस विद एवरीथिंग अराउंड द क्रिकेट बोर्ड ऑल ओवर पाकिस्तान। वो फीमेल क्रिकेट हो, वो मेल क्रिकेट हो, वो सब में वो प्रॉब्लम आती है। बहुत मसले हैं। देखें, एक बहुत बड़ा मसला इज द टैलेंट पूल फॉर वुमेन्स क्रिकेट, और हमारी खवातीन बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से, पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन के, अपने स्किल के झंडे गाड़े हैं। बट देन अगेन आपने प्रमोट उस तरह से करना होता है ना कि आप वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट, आई थिंक वो एक चॉकलेट का ब्रांड है, उसने ज्यादा जो है ना वुमेन्स क्रिकेट को प्रमोट किया जितना पीसीबी ने प्रमोट किया होगा वुमेन्स क्रिकेट को। तो आप देखें ना, आपने अगर नया टैलेंट लेके आना है, नया ब्लड लेके आना है, नए स्किल्स लेके आने हैं, तो आपने ग्रास रूट लेवल से उसकी प्रमोशन ऐसे शुरू करनी है कि गर्ल्स को पता लगे कि ये भी एक करियर पाथ हो सकता है, कि जहां पे आपका, अगर आपके अंदर शौक है, आपके अंदर स्किल है, तो वो ये वाकई में आपका करियर हो सकता है। इससे आपको डरना नहीं है, इसमें आपको जान मारनी है, इसमें आपने ट्रेनिंग करनी है, इसमें यू कैन एक्सेल। तो वो प्रमोशन ऑब्वियसली वो पीसीबी का ही जो है ना फर्ज बनता है कि उसको अपनी जो है ना ड्यूटी को निभाए, और वहां से डेवलप होने शुरू होगा टैलेंट, तो वो आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। अब माशाल्लाह से फातिमा सना को देख लें, वो बचपन से उस सिस्टम का पार्ट रही जहां से उनके स्किल्स डेवलप हो सके, इसीलिए 22 साल की उम्र में पाकिस्तान की कप्तान बन सकी। उनके साथ 2-3 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद था, एंड ऑब्वियसली शी इज करंटली द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन द स्क्वाड, इसीलिए वो कप्तान है, और वो हाई परफॉर्मिंग एसेट है आपका। वो बॉलिंग भी कर रही हैं, वो बैटिंग भी कर रही हैं, वो फील्डिंग भी कर रही हैं, और उसके साथ साथ कप्तानी भी। तो ये बहुत प्रेशर होता है, और ये प्रेशर वही बंदा ले सकता है जो हु हैज गॉन थ्रू द ग्राइंड, जिसने वो सारी चीजें झेली हुई हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने के लिए क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा, मुझे अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी टीम के लिए। तो ये चीज आप एक लेवल से शुरू होके ऊपर आ रही होगी,
तो ही वो पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू सो मच अली ताबिश फॉर ज्वाइनिंग। और PSL की जो है वो मैचेस का सिलसिला जारी है। आज बारिश एक्सपेक्टेड है, इस वजह से मैचेस दोनों हो पाएँ या ना हो पाएँ, वेल विल सी कि क्या होता है। एक अच्छी गेम देखने को मिले शायकीन को, और जल्द अज जल्द ही जब तमाम तर चीज़ें हल होती हैं फिर उसके बाद विल होप के जो लास्ट के फाइनल मैचेस, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, उनमें क्राउड जो है ना वो भी ज्वाइन कर सकेगा। थैंक यू सो मच अली ताबिश फॉर ज्वाइनिंग। ख़वातीन और हज़रात, आखिरी सेगमेंट हिस्ट्री की तरफ। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल 1973 यानी कि 1973 को पहली फ़ोन कॉल जो है वो यानी कि मोबाइल फ़ोन कॉल जो है ना वो मिलाई गई थी, और वो किसकी जानिब से? मोटरोला के इंजीनियर है मार्टिन कोवर। उन्होंने सबसे पहले जो है वो अवामी हैंड जो सेट होता है, ठीक है, उसके थ्रू पहली कॉल मिलाई थी। और ये टेक्नोलॉजी के लिए कामयाबी नहीं बल्कि इंसान की दूरियों के लिए जो है ना वो एक कमाल का जो है वो एडवांसमेंट थी, जिसके ज़रिए साबित ये हुआ कि लोग अब कहीं भी किसी भी वक्त जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। ये वो पहला सिलसिला था। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए बातें होना शुरू हुई, और अब तो इंसानी ज़हन अगर उस दौर में उसको बताते कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया के नज़ारे ले सकते हैं लाइव, तो ये कोई यकीन ना करता। बिल्कुल। अच्छा, मुझे नजम ये बताए, वैसे आपका बचपन में आपको याद है सबसे पहला फ़ोन, छोटा फ़ोन, मतलब मोबाइल फ़ोन, आप कितने छोटे थे जब आपने पहला फ़ोन देखा था? पहला फ़ोन जब मैंने देखा था, हाँ, मतलब किसी के पास 4 था, साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में मुझे याद पड़ता है। उससे पहले सिर्फ वो दूसरे फ़ोन होते थे, राइट? टेलीफोन। अपने घर में ही मैंने देखा था। पहला फ़ोन हमारे घर में जब आया था नोकिया का, तो वो छोटा सा फ़ोन था, और उस वक्त जो है वो मैंने देखा था। मैं भी तकरीबन आई थिंक आई वाज इन 3rd 4th क्लास में थी जब मेरे ताया अब्बू ने सबसे पहले जो है फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हम लोग ये करते थे, हमारे घर में जो फ़ोन सेट लगा हुआ था, लोगों के बस फजूल में नंबर मिला के, हाँ, डायरेक्टरी होती थी पूरी, उसमें लोगों के नंबर्स होते थे, और हम लोग दोपहर में मोस्टली मैं यही करती थी, लोगों को वैसी कॉलें मिला रही होती थी। लेकिन तब का वक्त वैसे ये भी होता था, हमारे यहाँ फ़ोन होता था, हमारे गाँव में उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी आम नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन हमारे ही घर पे आते थे कि फ़लाने बंदे से बात करनी है तो शाम को उनको बुला लीजिएगा, मैं उनको कॉल करूंगा। तो पहले वो सिस्टम होता था, और अब देखे तो आप जो है वीडियो कॉल्स के अब तो फोन से बाहर ही नहीं निकलते लोग जी, अब वो हर वक्त फोन पे ही रहते। लेकिन आई थिंक वो वक्त अच्छा भी बहुत था। हर वक्त के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। मुझे और नाज़िश खटक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीकेंड एंजॉय करें। मुलाकात होगी मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।